आई गैरी वॉन्ट टू बिकम अ पोकेमोन मास्टर 21 से 30 तक। पोकेमोन सेंटर। श्रीमान गैरी, आपके सभी पोकेमोन ठीक हो गए हैं। नर्स जॉय ने गैरी को ट्रे दी। ट्रे पर 6 खांचे थे, जिनमें से 5 पोके बॉल से भरे हुए थे और केवल एक खाली था। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह खांचा भी जल्द ही भर जाएगा। धन्यवाद। गैरी ने अपना पोकेमोन वापस लिया और पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन की लॉबी में। माफ कीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लॉबी में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने किशोर गैरी को अंदर आते देखा और पहल करते हुए पूछा। हेलो, मेरा नाम गैरी है और मैं ग्रोलिथ को गोद लेने के लिए सेरुलियन सिटी पुलिस स्टेशन आया हूँ, गैरी ने अपना परिचय दिया। क्या आपके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ है? रिसेप्शन पर तैनात पुलिसकर्मी जानता था कि गैरी नाम का कोई व्यक्ति ग्रोलिथ को गोद लेने आएगा, लेकिन वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की पहचान को लेकर निश्चित नहीं था। इससे मेरी पहचान साबित हो जानी चाहिए। गैरी ने पोकेमोन पोकेडेक्स निकाला और पुलिसकर्मी को सौंप दिया। पुलिसकर्मी को पोकेमोन पोकेडेक्स के बारे में पता था, उसने उसे लिया, खोला और उस पर मौजूद बटन को दबा दिया। प्रोफेसर ओक की आवाज पोकेमोन पोकेडेक्स से आ रही थी। ये पोकेडेक्स पैलेट टाउन के ट्रेनर गैरी का है। जब ये घोषणा की जा रही थी, उसी दौरान गैरी की पहचान साबित करने के लिए पोकेमोन पोकेडेक्स की स्क्रीन पर उसकी एक तस्वीर दिखाई दी। कोई बात नहीं, कृपया मेरे पीछे आइए। गैरी की पहचान की पुष्टि करने के बाद पुलिस को कोई संदेह नहीं रहा और वे गैरी को पुलिस परिसर के पीछे स्थित प्रजनन केंद्र में ले गए। बड़े शहरों के हर पुलिस स्टेशन में एक ऐसा प्रजनन केंद्र होता है जो विशेष रूप से कुत्ते जैसे पोकेमोन को पालने में माहिर होता है। कांटो का पुलिस स्टेशन स्वाभाविक रूप से ग्रोलिथ और आर्केनिन का प्रजनन करता है। सेरुलियन सिटी के पुलिस स्टेशन में एक मादा आर्केनाइन है, इसलिए ग्रोलिथ का जन्म हुआ। कोल्बी, जो ग्रोलिथ को लेने आया था, वह यहाँ है, सभी ग्रोलिथ को बाहर ले आओ। जब वे प्रजनन गृह पहुंचे, तो पुलिस ने उस सहकर्मी को आवाज दी जो ग्रोलिथ के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार था। कोल्बी एक पुलिस अधिकारी भी है जो पुलिस स्टेशन में पोकेमोन की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर, वह मिशन पर नहीं जाता है। कोल्बी ने गैरी की ओर देखा, उसका चेहरा शांत था। वह आमतौर पर पुलिस स्टेशन में पोकेमोन की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता था और यहाँ के पोकेमोन के लिए उसके मन में बहुत स्नेह था। वह ये भी जानता था कि जो ट्रेनर ग्रोलिथ को गोद लेने के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते थे, वे साधारण नहीं थे, इसलिए उसे चिंता थी कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति ग्रोलिथ को पाने के लिए अपने पारिवारिक संबंधों पर निर्भर रहेंगे। तुम गैरी हो, है ना? कोल्बी ने पूछा। हाँ। गैरी देख सकता था कि उसके सामने कोल्बी उसके लिए अच्छे मूड में नहीं था, और वह नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों था। ऐसा लग रहा था कि उसने पुलिस स्टेशन में कभी लोगों से निपटा नहीं था। हालांकि आप ग्रोलिथ को गोद लेने के योग्य हैं, लेकिन ग्रोलिथ के प्रजनक के रूप में मुझे ये देखना होगा कि आप कितने मजबूत हैं, कोल्बी ने कहा। गैरी दंग रह गया। कोल्बी उसके साथ पोकेमोन की लड़ाई करना चाहता था। कोल्बी, तुम क्या कर रहे हो? उसके बगल में खड़ा पुलिसकर्मी भी असमंजस में पड़ गया और उसने तुरंत उसे रोक दिया। पुलिसकर्मी ने पोकेमोन पोकेडेक्स देखा और जान गया कि गैरी का प्रोफेसर ओक से घनिष्ठ संबंध है। अगर गैरी नाराज हो जाता, तो कोल्बी को कोई नहीं बचा पाता। गैरी, कोल्बी ग्रोलिथ की बहुत ज्यादा परवाह करता है और सोचता है कि जो ट्रेनर ग्रोलिथ को गोद लेना चाहता है, उसके पास पर्याप्त कौशल होना चाहिए। वह तुम्हें निशाना नहीं बना रहा है, पुलिसकर्मी ने जल्दी से समझाया। मैं समझ गया। गैरी ने सिर हिलाया और USLAVE बड़ी ईनता से कहा, चूंकि श्री कोल्बी मेरी ताकत परखना चाहते हैं, तो चलिए द्वंद्वयुद्ध करते हैं। मुझे बस यही चाहिए। अगर तुम जीत गए, तो मैं तुम्हें एक ग्रोलिथ चुनकर ले जाने दूंगा। कोल्बी एक समझदार इंसान भी है। उसने पहले गैरी को ग्रोलिथ देकर भगाने की योजना बनाई थी। चूंकि दूसरा पक्ष इतना बहादुर है, इसलिए उसे गैरी के लिए एक गुप्त रास्ता खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। गैरी को भी कोल्बी के शब्दों का अर्थ तुरंत समझ आ गया। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ओक के प्रभाव का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। दूसरे पक्ष ने ग्रोलिथ देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने अच्छे पोटेंशियल वाले ग्रोलिथ को ग्रोलिथ देने के बारे में नहीं सोचा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गैरी का आर्केनिन स्नोरलैक्स के हाइपर बीम से हार गया, ऐसा लगता है कि यही कारण है। इस मामले में, गैरी का आर्केनाइन भी प्रोफेसर ओक के संबंधों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। आखिरकार, जंगली ग्रोलिथ की संख्या बहुत कम है, और जो ग्रोलिथ जंगल में जीवित रह सकते हैं, वे भी बहुत बुरे नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर हम कहाँ लड़ेंगे? गैरी ने पूछा। पुलिस स्टेशन के पास ही एक युद्ध क्षेत्र है। कोल्बी ने अपने पीछे इशारा किया और थोड़ी ही दूर पर एक खुला मैदान था। पुलिस के साथी घबराए हुए थे। हालांकि हालात बिगड़े नहीं थे, लेकिन गैरी का स्वभाव कैसा था, यह कोई नहीं जानता था। अगर वे खेल हार गए और गैरी गुस्सा हो गया तो क्या होगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गैरी और कोल्बी पीछे के मैदान में आए। पुलिस के साथियों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई। तुम जवान दिखते हो, तुमने अभी कुछ समय पहले ही ट्रेनर का पद संभाला है, कोल्बी ने कहा। हाँ, गैरी ने इससे इनकार नहीं किया, आखिरकार उसकी उम्र और रूप रंग तो थे ही। तो चलिए एक एक मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोल्बी ने कहा।
ये देखा जा सकता है कि कोल्बी एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। ये जानते हुए कि गैरी एक नौसिखिया ट्रेनर है, उसने कई पोकेमोन के साथ लड़ाई का सुझाव नहीं दिया। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? गैरी ने पूछा। कोल्बी देखने में भले ही बहुत बुरा लगे, लेकिन गैरी को नहीं लगता कि कोल्बी इतना ताकतवर है। पोकेमोन का स्तर उसकी क्षमता के अनुसार बढ़ता है। अगर क्षमता अच्छी नहीं है, तो समय देने पर भी उसका स्तर नहीं बढ़ेगा। अगर कोल्बी वाकई में ताकतवर है, तो ग्रोलिथ को सिर्फ पुलिस स्टेशन में पालना नामुमकिन है। लड़ाई शुरू होती है। मेरा पोकेमोन ये है। कोल्बी एक पोके बॉल फेंकता है। बहुत बढ़िया। एक कुत्ता पोकेमोन जो शिहतजू जैसा दिखता है, प्रकट होता है। ज्यादा झुंड वाला। गैरी थोड़ा हैरान था। हर्डिया एक कुत्ता पोकेमोन है जो केवल यूनोवा क्षेत्र में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल वहां की पुलिस ही करती है। बैककोट LV26 हर्डिया सामान्य। बैककोट। जैसा कि गैरी ने अनुमान लगाया था, कोल्बी का पोकेमोन बहुत साधारण है। इस हर्डिया में केवल साधारण क्षमता है और इसे अधिकतम 30वें स्तर तक ही अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा हर्डिया के विकास का एक और चरण है। ये 32वें स्तर पर स्टाउटलैंड में विकसित हो सकता है। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट से इस हर्डिया की क्षमताएं सामान्य हैं और यह अधिकतम 30वें स्तर तक ही विकसित हो सकता है। संभव है कि यह 30वें स्तर तक भी विकसित न हो पाए। गोलबैट, ये तो तुम ही कर सकते हो। गैरी ने लापरवाही से पोके बॉल फेंक दी। बहुत बढ़िया। गोलबाट प्रकट हुआ और गैरी के पीछे पीछे चलने लगा। उसने ट्रेनर के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थीं। हर्डिया को देखकर वह समझ गया कि वह लड़ने वाला है और तुरंत सतर्क हो गया। ये देखकर कि गैरी द्वारा भेजा गया पोकेमोन गोलबाट था, कोल्बी तुरंत शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसके हर्डिया में लंबी दूरी की क्षमता नहीं थी और वह हवाई इकाइयों पर प्रभावी हमला नहीं कर सकता था। हर्डिया, वकअप का इस्तेमाल करो। कोल्बी ने आदेश दिया, पहले हर्डिया की आक्रमण शक्ति बढ़ाने और हमले के अवसर की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुनते हुए। वूफ वूफ। हर्डिया बेतहाशा भौंका और उसके शरीर के चारों ओर एक लाल चमक दिखाई दी और उसकी आक्रमण क्षमता एक स्तर बढ़ गई। कोल्बी में कुछ हुनर तो दिखते हैं, लेकिन पोकेमोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गैरी ने चुटकी बजाते हुए आदेश दिया, गोलबैट सुपरसोनिक का इस्तेमाल करो। गोलबाट ने एक तेज ध्वनि तरंग उत्सर्जित की और हर्डिया को लग गई। आउच। हर्डिया के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल सुपरसोनिक का विरोध कर सकता था। कुछ सेकंड के बाद हर्डिया बेहोश होने लगा और खड़े खड़े कांपने लगा और भ्रमित अवस्था में चला गया। कोल्बी का चेहरा गंभीर था। उसके पास इस स्टेटस से निपटने का कोई उपाय नहीं था। वह केवल हर्डिया को असमंजस में देखता रह गया। वह मनमाने आदेश देने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके मनमाने आदेशों से हर्डिया लापरवाही से कोई कदम उठा लेगा। भ्रमित अवस्था में पोकेमोन बेतरतीब ढंग से हमला करेंगे। खतरे की अनुप स्टेटस में ट्रेनर को यथासंभव कम से कम आदेश देने चाहिए। तुम हमला कर सकते हो, पॉइजन फैंग। गोलबाट तेजी से हर्डिया की ओर उड़ा। गोलबाट को हमला करते देख कोल्बी जोर से चिल्लाया, हर्डिया, बाइट का इस्तेमाल करो। हर्डिया, जो भ्रम की स्टेटस में था, पूरी तरह से विचलित था, लेकिन उसने कोल्बी के आदेश का उल्लंघन नहीं किया और हवा में दांत गड़ा दिए। इसी क्षण गोलबाट हर्डिया के पास आया और उसे अपने विषैले दांत से काट लिया। असहनीय दर्द के कारण हर्डिया, जो उस समय भ्रम की स्टेटस में था, पागलों की तरह उछलने कूदने लगा। वकअप के दौरान हुए सुधार के कारण इस समय हर्डिया की ताकत बहुत अधिक थी। एब्जॉर्ब का इस्तेमाल करो, गैरी ने कहा। गोलबाट ने बल लगाया और उसके नुकीले दांत हर्डिया की त्वचा में घुस गए और वह हर्डिया की ऊर्जा को सोखने लगा। पहली बार खून का स्वाद चखने के बाद गोलबाट भी खून का प्यासा हो गया। आउच। बहुत सारा खून बह जाने के कारण हर्डिया अचानक बेहद कमजोर महसूस करने लगा और अभी भी भ्रम की स्टेटस में था, इसलिए वह जमीन पर गिर गया। ठीक है, तुम रुक सकते हो। गैरी ने उसे ये भी याद दिलाया, उसे डर था कि गोलबाट हर्डिया को चूस कर मार डालेगा। हालांकि गोलबाट खून के संपर्क में आने पर बेहद हिंसक हो जाता था, लेकिन जब तक वह भूखा नहीं होता था, तब तक वह समझदार रहता था। गैरी का आदेश सुनकर उसने अपना मुंह खोला और वापस हवा में उड़ गया। तुम्हें अब भी ऊर्जा का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करना नहीं आता। गैरी ने बेहोश पड़े हर्डिया को देखा और सोचा कि कोल्बी बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि इस हर्डिया को कई वर्षों तक पाला पोसा गया था, यह ऊर्जा संरक्षण में भी महारत कैसे नहीं सीख पाया। ऊर्जा सुरक्षा नामक ये तकनीक पोकेमोन द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने का एक साधन है। ऊर्जा का उपयोग चालें चलने और बचाव के लिए किया जा सकता है। हमला किए गए हिस्से को ऊर्जा से ढकने से नुकसान कम हो सकता है। गोलबाट द्वारा केवल एक बार ऊर्जा अवशोषित करके हर्डिया को इतना अधिक नुकसान पहुंचाने का कारण पूरी तरह से यह है कि हर्डिया ऊर्जा सुरक्षा का उपयोग करना नहीं जानता है और गोलबाट ने वास्तव में उसका खून चूस लिया, जिससे वह इतना कमजोर हो गया। एब्जॉर्ब स्किल भी बहुत खास है। इसकी शक्ति केवल 20 है। अगर यह पोकेमोन की सतह पर ही हमला करे तो नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन अगर यह पोकेमोन के शरीर पर हमला करे तो यह सचमुच जीवनदायिनी शक्ति बन जाती है। जो भी अचानक कुछ 100 मिलीलीटर खून खो दे, वह कमजोरी महसूस करेगा।
यदि हड्डी ऊर्जा सुरक्षा का उपयोग करता है तो गोलबार्ट केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बेशक ये भी संभव है कि हड्डी भ्रमित अवस्था में था और उसने समय पर बचाव के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, जिसके कारण ऐसा परिणाम हुआ। मिस्टर कोल्बी, मैंने ये लड़ाई जीत ली है, गैरी ने कहा और गोलबार्ट को वापस ले लिया। मैं हार गया। लगता है तुम ग्रोलिथ को गोद लेने आने वाले बाकी ट्रेनर से अलग हो। मेरे साथ चलो। कोल्बी ने भी हार मान ली और गैरी के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद कर दिया। कोल्बी और उनके सहयोगी गैरी को वापस प्रजनन गृह ले गए। कोल्बी ने प्रजनन घर का दरवाजा खोला और गैरी को अंदर ले गया। अंदर का हिस्सा एक साधारण पोकेमोन घोंसला जैसा था, लेकिन सजावट आधुनिक थी और प्रत्येक ग्रोलिथ के लिए अपना अलग कमरा था। वूफ, भौंक भौंक भौंक। कोल्बी को देखते ही घर में मौजूद सभी ग्रोलिथ चिल्ला उठे। गैरी के लिए भी ये पहली बार था जब उसने इतने सारे ग्रोलिथ देखे थे, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा अंत में बने सबसे बड़े कुत्ते के घर पर टिकी रहती थीं। बैककोट बैककोट बैककोट। LV45 आर्कैनिन जिम। बैककोट बैककोट बैककोट। ये देखा जा सकता है कि यह वही आर्कैनिन है जिसने 3 ग्रोलिथ को जन्म दिया है। इसमें जिम बनने की क्षमता है, जो कि बुरा नहीं है। गैरी को लगा था कि पुलिस के पास मौजूद पोकेमोन में अच्छी क्षमता होगी, लेकिन असल में वे कुछ नौसिखिए ट्रेनर जितने अच्छे नहीं निकले। कोल्बी के हड्डियों की क्षमता औसत दर्जे की ही थी, जो कोई खास बात नहीं थी। कोल्बी अर्केनाइन के घोंसले तक गया और उसके फर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्केनाइन ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और कोल्बी को छूने दिया। वह बहुत खुश दिख रहा था। आपके बच्चे को गोद लेने आया ट्रेनर अर्केनाइन यहाँ है। मैंने उसका परीक्षण किया है और वह एक उत्कृष्ट ट्रेनर है। आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे को उसके हवाले कर सकते हैं, कोल्बी ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर आर्कैनिन ने गैरी की ओर देखा। उसकी भव्य उपस्टेटस देखकर गैरी बहुत उत्साहित हो गया। ये सचमुच उसके सपनों का कुत्ता था। हेलो आर्कैनिन, मेरा नाम गैरी है। मैं आपके बच्चे को गोद लेने आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपके बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से करूंगा। गैरी ने आर्कैनिन का अभिवादन करने की पहल की। आर्कैनिन भी काफी हैरान था। वह एक पुलिस कुत्ता है, जिसे देखकर कई बदमाश कांप उठते हैं। सिर्फ वहां खड़े रहने से ही कई खलनायक डर जाते हैं। गैरी को आर्कैनिन से बिल्कुल भी डर नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्कैनिन का स्वभाव अधिकांश ट्रेनर की तुलना में कहीं अधिक शांत था। वो आर्कैनिन ने कोल्बी को सिर हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि कोल्बी आर्कैनिन के शब्दों को नहीं समझ पाया, लेकिन वह और कुत्ता लंबे समय से साथ थे, इसलिए वह समझ सकता था कि आर्कैनिन क्या कहना चाहता है। कोल्बी ने कहा, आर्केनाइन इस बात पर सहमत हो गया है कि उसका बच्चा तुम्हारा पीछा करे। आओ और अपने साथ ले जाने के लिए एक ग्रोलिथ चुन लो। क्या सभी ग्रोलिथ यहीं हैं? गैरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस कमरे में 7 या 8 ग्रोलिथ थे। क्या यह आर्केनाइन एक सुअर है? ये जन्म कैसे दे सकती है? बिल्कुल नहीं। इधर आओ, कोल्बी ने हाथ हिलाया। गैरी कोल्बी के पास गया और आर्केनाइन के घोंसले के करीब पहुंचा। उसने तुरंत देखा कि आर्केनाइन के नीचे 3 छोटी लाल आकृतियां थीं, जो ग्रोलिथ थीं। ये तीनों ग्रोलिथ दूसरे घोंसलों में मौजूद ग्रोलिथ से काफी छोटे थे। जाहिर है, इनका जन्म कुछ ही समय पहले हुआ था। इन तीनों ग्रोलिथ को ट्रेनर ने गोद ले लिया था। गैरी ने 3 ग्रोलिथ के डेटा की जांच की। बैककोट बैककोट बैककोट। LV5 ग्रोलिथ सामान्य। LV5 ग्रोलिथ क्वासी जिम। LV5 ग्रोलिथ सामान्य। बैककोट बैककोट बैककोट। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह 1 सेकंड में हार गया। गैरी को आखिरकार समझ आ गया कि स्नोलैक्स ने आर्कैनिन को 1 ही सेकंड में क्यों हरा दिया था। अनुमान था कि उस समय गैरी द्वारा अपनाए गए ग्रोलिथ की क्षमता साधारण ही थी। बेहतरीन विकास पत्थर का उपयोग करने के बाद भी उसकी क्षमता केवल क्वासी जिम स्तर की ही थी। क्वासी जिम क्षमता वाले पोकेमोन अधिकतम 39 स्तर तक ही बढ़ सकते हैं। इसीलिए एनिमेशन में गैरी का आर्कैनिन इतना कमजोर दिखना स्वाभाविक है। सच कहूं तो गैरी वास्तव में क्वासी जिम क्षमता वाले ग्रोलिथ को चुनना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह इसे नहीं चुनता तो शायद उसे भविष्य में ग्रोलिथ से मिलने का मौका न मिले। खासकर इस बार प्रोफेसर ओक ग्रोलिथ को गोद लेने में सफल रहे थे और उन्हें इस कृतज्ञता का कर्ज चुकाना ही था। अगर गैरी गोद लेने से इनकार कर देता तो इससे प्रोफेसर ओक को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती। वूफ वूफ वूफ। तीनों छोटे ग्रोलिथ भी जानते थे कि गैरी ही उन्हें गोद लेने आया था और चुने जाने की उम्मीद में आशा भरी निगाहों से गैरी की ओर देख रहे थे। क्या ये ग्रोलिथ इतने स्नेही होते हैं? गैरी ने तीनों छोटे ग्रोलिथ को इतना उत्सुक देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी ग्रोलिथ पुलिस डॉग टीम में शामिल होने की उम्मीद रखते हैं। केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा चुने गए कुत्ते ही शामिल होने के योग्य होते हैं, इसलिए वे सभी ट्रेनर द्वारा चुने जाने की आशा रखते हैं, कोल्बी ने समझाया। पता चला कि वे पुलिस टीम के प्रभाव में आकर इतने उत्सुक हैं। ठीक है, तो मैं ये ग्रोलिथ चुनूंगा। गैरी ने दृढ़ता से क्वासी जिम क्षमता वाले ग्रोलिथ को चुना। वूफ वूफ। चुना गया छोटा ग्रोलिथ बहुत उत्साहित था। अगर बाढ़ नहीं होती तो वह बाहर निकलकर गैरी को जोर से चाट लेता। कोल्बी ने अनजाने में इधर उधर देखा।
पुलिस स्टेशन में ग्रोलिथ की देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर थी और वह इन तीनों ग्रोलिथ की स्टेटस से भली भांति परिचित था। अगर ये तय करना हो कि इन तीनों ग्रोलिथ में से सबसे अच्छा कौन है, तो निश्चित रूप से गैरी द्वारा चुना गया ग्रोलिथ ही सबसे अच्छा है। ये देखा जा सकता है कि गैरी पोकेमोन को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह एक नज़र में ही उच्च क्षमता वाले ग्रोलिथ का चयन कर सकता है। वास्तव में गैरी, जिसके पास अंतर्दृष्टि की दृष्टि है, अगर वह चाहे तो निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट पशुपालक बन सकता है। ये ग्रोलिथ का पोकेबॉल है, इसे ले लो। कोल्बी ने ग्रोलिथ का पोकेबॉल गैरी को सौंप दिया। ग्रोलिथ, कृपया भविष्य में मुझे और सलाह दें। गैरी ने ग्रोलिथ को पोकेबॉल में डाल दिया। सिस्टम द्वारा जारी की गई ग्रीन चैंपियन टीम के अनुसार अब केवल अलाकाज़म, पिटजियोट और राइडॉन ही बचे हैं। इनमें से आखिरी दो को पाना आसान है और अलाकाज़म ही एकमात्र ऐसा पोकेमोन है जिसे इकट्ठा करना मुश्किल है। अलाकाज़म एक बहुत ही दुर्लभ पोकेमोन है। यहाँ तक कि अब्रा के किशोर रूप को भी पकड़ना मुश्किल है क्योंकि अब्रा केवल टेलीपोर्ट की क्षमता का ही उपयोग कर सकता है। यदि आप इसे पाते हैं तो आपके पास गोब्लिन जैसी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा अब्रा को पकड़ना मुश्किल है। लेकिन गैरी को इसकी चिंता नहीं है। गोलबार्ग की क्रूर नज़र के कारण अब्रा टेलीपोर्ट का उपयोग करके भाग नहीं सकती, लेकिन महत्वपूर्ण बात अब्रा से मिलना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रोलिथ मिलने के बाद गैरी पुलिस स्टेशन से चला गया। बैककोड, बैककोड, बैककोड। पोकेमोन ग्रोलिथ। एट्रीब्यूट अग्नि। स्तर 5। संभावित अर्ध जिम क्षमता डराना, प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने पर उसे डराकर पीछे हटने पर मजबूर करना और प्रतिद्वंद्वी के शारीरिक हमले के स्तर को एक कम करना। कौशल लीड एम्बर। घनिष्ठता 126, अधिकतम मान 255। बैककोड, बैककोड, बैककोड। ग्रोलिथ का एट्रीब्यूट डेटा अपेक्षाकृत सामान्य है और इसके कौशल पूल में कौशल भी साधारण है, कुछ भी असाधारण नहीं है। यह अभी बहुत छोटा है, इसे विकसित करने से पहले कुछ समय के लिए प्रजनन करने देते हैं। गैरी ने मूल रूप से ग्रोलिथ को सीधे आर्केनिन में विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन ग्रोलिथ के अभी बहुत छोटा होने के कारण वह थोड़ा और इंतजार करने की योजना बना रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर गैरी सेरुलियन सिटी के पास पोकेमोन देखने के लिए सेरुलियन सिटी के ऊपर रूट 25 पर गया। जहां तक सेरुलियन जिम की बात है, गैरी उसे चुनौती देने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। आखिरकार सेरुलियन जिम इस समय बहुत कमजोर है और शायद वह कोई ऐसा पोकेमोन भी पैदा न कर पाए जो मुकाबला कर सके। सच कहूं तो गैरी इस तरह के जिम को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह सिस्टम को कोई टास्क जारी करने के लिए प्रेरित कर दे, इसलिए उसे आना ही पड़ेगा। विशेष रूप से प्यूटर जिम को चुनौती देने पर जारी किया गया टास्क, जो सर्वोत्तम हार्टस्टोन को पुरस्कृत करता है। सेरुलियन जिम एक जल जिम है और यह संभवतः सर्वोत्तम मिस्टिक वाटर को पुरस्कृत करेगा, जिसका उपयोग वॉटोटल कर सकता है। क्या कोई ऐसा पिट्जी नहीं है जिसमें जिम जाने की क्षमता हो? रूट 24 पर 2 घंटे भटकने के बाद भी उसे मनचाहा पिट्जी नहीं मिला। गैरी, ये चोर, भगवान कितना अन्याय करता है। जाहिर है पिट्जी गैरी का पसंदीदा पोकेमोन है, इसलिए उसे एक ऐसा पिट्जी मिलना ही चाहिए जिसमें काफी क्षमता हो। हैरानी की बात यह है कि उसे जिम लेवल का पिट्जी भी नहीं मिल रहा। क्या मैं इसे सिर्फ पैसों से ही खरीद सकता हूँ? गैरी इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता था। पोकेमोन की दुनिया में पोकेमोन खरीदे जा सकते हैं, बशर्ते कि पोकेमोन खुद कोई दुर्लभ पोकेमोन न हो या उस पर शिकार करने पर प्रतिबंध न हो। उदाहरण के लिए, पोकेमोन की नीलामी में उच्च क्षमता वाले कुछ पोकेमोन अक्सर नीलाम किए जाते हैं, लेकिन पिट्जी जैसे पोकेमोन बहुत आम हैं, और यह अनुमान लगाया जाता है कि नीलामी में उनकी नीलामी कम ही होती है। आखिरकार, यह नीलामी अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय बाजार से संबंधित है। भले ही दुर्लभ पोकेमोन की नीलामी न हो सके, लेकिन नीलामी में बिकने वाले पोकेमोन भी बहुत दुर्लभ होते हैं। कम से कम 3 स्टार्टर पोकेमोन के स्तर के या कुछ शाइनी पोकेमोन तो होते ही हैं। चलिए बाद में वर्मिलियन सिटी जाकर देखते हैं। गैरी ने पहले वर्मिलियन सिटी जाने का फैसला किया। वर्मिलियन सिटी कांटो क्षेत्र का बंदरगाह शहर है। यहाँ हर सप्ताह नीलामी आयोजित की जाती है। बंदरगाह शहर होने के कारण अन्य क्षेत्रों के जहाज भी यहाँ आते हैं और अक्सर नीलामी में अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट पोकेमोन भी दिखाई देते हैं। इस बार गैरी ने जंगल में पिट्जी को पकड़ने की कोशिश पूरी तरह से छोड़ दी और फोन मिलने के बाद वर्मिलियन सिटी जाकर देखने का फैसला किया। सेरुलियन सिटी में अभी भी सुबह का समय था, इसलिए गैरी ने अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग के लिए बाहर निकाला और साथ ही सभी को नए सदस्य ग्रोलिथ से परिचित होने का मौका दिया। ग्रोलिथ का जन्म कुछ समय पहले ही हुआ था और वह ज्यादा आत्मसचेत नहीं था। गैरी ने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया, मुख्य रूप से फ्रिस्बी का ट्रेनिंग दिया और ग्रोलिथ को अधिक सक्रिय बनाने की कोशिश की। भले ही वह केवल लेवल 5 का ग्रोलिथ था, लेकिन वह निश्चित रूप से शारीरिक रूप से एक बादशाह था। आर्केनिन एक ऐसा घोड़ा था जो एक दिन में 10,000 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। भले ही ग्रोलिथ आर्केनिन जितना अच्छा नहीं था और अभी किशोर अवस्था में था, फिर भी उसके लिए एक दिन में 1 घंटा दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी।
दोपहर का ट्रेनिंग शाम 5 बजे तक चला और गैरी अपने पोकेमोन को रात के खाने के लिए सेरुलिन सिटी के सबसे अच्छे पोकेमोन रेस्तरां में ले गया। यहाँ का पोकेमोन रेस्टोरेंट न केवल विशेष पोकेमोन फीड प्रदान करता है बल्कि एनर्जी क्यूब्स भी प्रदान करता है और अतिथि के पोकेमोन की एट्रीब्यूट के अनुसार संबंधित फीड और एनर्जी क्यूब्स प्रदान करेगा। साथ ही मेहमान यहाँ अपने खुद के एनर्जी क्यूब भी बना सकते हैं और इसके लिए सभी सामग्री रेस्तरां द्वारा प्रदान की जाती है, उन्हें बस भुगतान करना होता है। जहां तक उनके यहाँ आने की वजह की बात है, पोकेमोन को अच्छा भोजन कराने के अलावा मुख्य कारण गोलबार्ट के लिए विशेष रूप से भोजन का एक बैच तैयार करना है। गोलबार्ट को लीच लाइफ की जरूरत है। गैरी सीधे रक्त की थैलियां खरीद सकता है, लेकिन रक्त को रेफ्रिजरेट करने की आवश्यकता होती है और इसे ले जाना सुविधाजनक नहीं है। इसलिए गोलबार्ट को खिलाने के लिए विशेष आहार की आवश्यकता होती है। आखिरकार गोलबार्ट का आहार काफी अलग होता है और सामान्य पोकेमोन स्टोर में उपलब्ध नहीं होता है। हालांकि गोलबार्ट ऊर्जा घनों से पोषक तत्व निकाल सकता है, फिर भी उसे ऐसे ऊर्जा घनों की आवश्यकता होती है जो रक्त में समाहित हों। रक्त अवशोषित करने वाला गोलबार्ट बेहतर ढंग से विकसित हो सकता है। गोलबार्ट के खास एनर्जी क्यूब्स बनाना मुश्किल नहीं है। एनर्जी क्यूब्स बनाते समय आपको बस पानी की जगह खून का इस्तेमाल करना होता है। बनने वाले एनर्जी क्यूब्स भी खून जैसे लाल रंग के होते हैं। गैरी ने गोलबार्ट को भी इसे चखने के लिए बुलाया। इसे चखने के बाद गोलबार्ट बहुत संतुष्ट हुआ। अगर उसने अभी अभी बहुत ज्यादा ना खाया होता तो वह और खाना चाहता। गोलबार्ट को संतुष्ट देखकर गैरी ने कुछ दिनों में जमा हुई राशि पर नजर डाली। रात में गैरी ने बटरफ्री और एक्सेगुटर को अच्छी तरह आराम करने के लिए कहा और उन्हें कल जिम की लड़ाई में लड़ने के लिए कहा। सेरुलियन जिम भले ही कमजोर हो, लेकिन उन्हें घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। भले ही एक्सेगुटर पानी वाले पोकेमोन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन चूंकि यह जगह एक स्विमिंग पूल है, इसलिए एक्सेगुटर के उतरने की एकमात्र जगह तैरता हुआ प्लेटफॉर्म ही है। सुबह सुबह आज भी धूप खिली हुई थी। गैरी अपनी माउंटेन बाइक से सेरुलियन जिम के प्रवेश द्वार तक गया। आज सप्ताह का दिन था, सप्ताहांत नहीं। मिस्टी की तीनों बहनें पानी के शो नहीं करेंगी, इसलिए उन्हें जिम में ही रहना चाहिए। डिंग, टास्क जारी। सेरुलियन जिम बैच प्राप्त करें। टास्क पुरस्कार: निम्न स्तरीय दुर्लभ कैंडी X10, स्थायी कौशल अधिगम उपकरण जलप्रपात X1, उच्च गुणवत्ता वाला रहस्यमय जल कौशल शक्ति में 50% की वृद्धि X1। निश्चित रूप से जब गैरी सेरुलियन जिम के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सिस्टम ने टास्क जारी कर दिया। इस टास्क का इनाम प्यूटर जिम को हराने के समान था, सिवाय इसके कि पुरस्कृत स्थायी कौशल सीखने का उपकरण उतना प्रभावशाली नहीं था और वाटरफॉल एक जल आधारित शारीरिक आक्रमण कौशल था जिसकी शक्ति केवल 85 थी। प्यूटर जिम को हराने पर मिलने वाला कौशल स्टोन एज था, जो 120 की शक्ति वाला एक चट्टान आधारित शारीरिक हमला कौशल था जो वाटरफॉल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो सेरुलियन जिम के जिम लीडर वास्तव में ब्रॉ जितने अच्छे नहीं हैं। उन्हें सिर्फ टाइप का ही फायदा है और ट्रेनर की क्षमता के मामले में वे ब्रॉ से कहीं पीछे हैं। सेरुलियन जिम की 4 बहनों में से केवल मिस्टी ही इस टास्क को संभाल सकती है और बाकी 3 बहुत अनुभवहीन हैं। बाइक पार्क करने के बाद गैरी जिम के दरवाजे पर आया। सचमुच जिद्दी, गैरी ने अपने सामने जिम को देखा और वह अवाक रह गया। मिस्टी की तीनों बहनों ने सेरुलियन जिम को पूरी तरह से पानी के अंदर बैले नृत्य प्रदर्शन हॉल में बदल दिया है। अगर उनके पिता को इसके बारे में पता चले तो क्या वे नाराज होंगे? गैरी ने दरवाजे पर लगी घंटी दबाई। कुछ देर बाद लंबे गुलाबी बालों वाली एक लड़की दरवाजा खोलने आई। वाह, कितना सुंदर लड़का है! गुलाबी बालों वाली लड़की ने गैरी को देखा और तुरंत ही उसकी सूरत पर मोहित हो गई। गैरी को इसकी परवाह नहीं थी। पहले टाउन में उसे अक्सर स्टेफनी जैसी लड़कियां मिलती थीं और उसे इसकी आदत हो चुकी थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ी लड़की किसकी बहन है। गैरी को छोटी स्टेफनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो सिर्फ सिंथिया जैसी युवतियां पसंद थीं। हेलो, मैं जिम को चुनौती देने आया हूं, गैरी ने कहा। ये सुनकर कि गैरी जिम को चुनौती देने आया है, गुलाबी बालों वाली लड़की को अचानक सिर दर्द होने लगा। उसे लगा कि गैरी तीनों बहनों को रिझाने आया है। ठीक है, मेरे साथ अंदर आओ। जिम ट्रेनर की चुनौती को ठुकरा नहीं सका। गुलाबी बालों वाली लड़की गैरी को जिम ले आई। समय को देखते हुए मिस्टी की तीनों बहनों ने जिम ट्रेनर के रूप में अपना पद पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। उन्होंने पहले टाउन के 3 ट्रेनर से बुरी तरह हारने के बाद ही काम में ढिलाई बरतना शुरू किया। पहले टाउन के इन 3 ट्रेनर में गैरी भी स्वाभाविक रूप से शामिल है। हालांकि पहले टाउन के तीनों ट्रेनर थोड़े ज्यादा ही आक्रामक थे, लेकिन ये कहना होगा कि उन्होंने अच्छा काम किया। मिस्टी की तीनों बहनों के हार मानने से पहले वे जिम ट्रेनर थीं जो 3 दिन काम करती थीं और 2 दिन आराम करती थीं। ऐसे ट्रेनर पोकेमोन लीग द्वारा मान्यता प्राप्त जिम ट्रेनर बनने के योग्य नहीं हैं। जब मैं जिम में आया तो मैंने एक गोरी लड़की और एक नीले बालों वाली लड़की को जिम की सफाई करते देखा। क्योंकि सप्ताहांत में प्रदर्शन होने वाले थे, इसलिए उन्हें सफाई करनी पड़ी। बहन, जिम को चुनौती देने के लिए एक ट्रेनर आया है, लिली चिल्लाई। डेजी और वायलेट ने अपना काम रोक दिया और लिली की तरफ देखा। जब उन्होंने लिली के पीछे गैरी को देखा तो वे दंग रह गईं।
ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज चुनौती देने आया ट्रेनर इतना सुंदर लड़का होगा, दूसरी बहन वायलेट ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, वह वाकई काफी सुंदर है, सबसे बड़ी बहन डेजी ने भी अपने होंठ सिकोड़ते हुए सहमति जताई। हेलो, मेरा नाम गैरी है, क्या हम जिम प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं? गैरी को अपने सामने खड़ी तीनों महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कम से कम गैरी की राय में, इन तीनों महिलाओं की सुंदरता को केवल 7 अंक ही दिए जा सकते थे। तुम्हें रोमांस की बिल्कुल समझ नहीं है। तो मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदी बनूंगी, सबसे बड़ी बहन डेजी ने कहा। गैरी ने डेजी की ओर देखा और उलझन में पूछा, क्या तुम जिम लीडर हो? हाँ, हम तीनों जिम लीडर हैं। मैं सबसे बड़ी बहन डेजी हूँ, यह मेरी दूसरी बहन वायलट है, और यह मेरी तीसरी बहन लिली है, डेजी ने अपनी पहचान बताई। समझ गया, क्या हम शुरू कर सकते हैं? जिम लीडर डेजी, गैरी ने पूछा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिम प्रतियोगिता शुरू हुई। ये स्थान एक अनोखा जल स्थल है, जिसके प्रत्येक आधे हिस्से में एक तैरता हुआ मंच है। ऐसे स्थल में, जल प्रकार के पोकेमोन को निस्संदेह लाभ होता है। ऐसी परिस्थितियों में भी, इन तीनों बहनों की सबसे कमजोर जिम के रूप में आलोचना की जाती है। वे कितनी कमजोर होंगी? खेल के नियम है एक बनाम एक, क्या तुम समझती हो? डेजी ने कहा। अरे, एक बनाम एक, गैरी को ये बात मानने में मुश्किल हो रही थी। कम से कम 2 बनाम 2 तो होना ही चाहिए। एक एक मुकाबले में किस तरह की ताकत का परीक्षण हो सकता है? क्या क्या तुम्हें कोई समस्या है? रेफरी की भूमिका निभा रही वायलट ने पूछा। नहीं, अब शुरू करने का समय आ गया है। गैरी ने सिर हिलाया, उसे लगा कि ये तीनों बहनें राहगीरों जैसी ही हैं। उनसे लड़ने से उसके पोकेमोन को कोई खास फायदा नहीं होगा। तो फिर मेरा पोकेमोन ही है। जाओ, सील। डेजी ने एक पोके बॉल फेंकी। बहुत बढ़िया, वाह वाह, पानी में शुद्ध सफेद बालों वाला और सिर पर एक छोटा उत्तल सींग वाला एक समुद्री शेर दिखाई दिया। बैककोट बैककोट बैककोट, LV16 सील एलीट। बैककोट बैककोट बैककोट, यह स्तर बहुत कम है। गैरी को लगा कि भले ही तीनों बहनें कमजोर हों, वे 16वें स्तर के सील जितनी कमजोर नहीं होंगी। एग्जेक्टर, कृपया। गैरी ने प्लेटफॉर्म की ओर एक पोके बॉल भी फेंकी। एग्जेक्यूटर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, चारों ओर पानी को देख रहा था, और बहुत उत्सुक भी था। आखिरकार, ऐसे मैदान पर लड़ने का यह उसका पहला अनुभव था। ये तो एक सेगुटर निकला। डेजी थोड़ी हैरान थी, और यह साफ दिख रहा था कि गैरी पूरी तैयारी के साथ आया था और जानता था कि लड़ाई में अपने प्रकार के अनुसार फायदेमंद पोकेमोन का इस्तेमाल कैसे करना है। खेल शुरू होता है, लिली ने घोषणा की। छप छप, सील तुरंत पानी में उतर गया, और वह अच्छी तरह जानता था कि उसका फायदा पानी में ही है। एग्जीक्यूटिव, पूल के बीच में एक भंवर बनाने के लिए कंफ्यूजन का इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। एग्जीक्यूटिव के तीनों सिरों पर स्थित आंखों से नीली रोशनी निकली और टेलीकिनेसिस फूट पड़ी। कुंड के केंद्र में एक छोटा सा भंवर प्रकट हुआ। जैसे जैसे भंवर तेजी से घूमता गया, वह बड़ा होता गया और एक विशाल भंवर बन गया। आउच! सील, जो पानी में छिपा हुआ था, तुरंत भंवर में खींच गया और फंस गया। यह, डेजी भी असमंजस में थी। उसे गैरी और एग्जेक्टर से ऐसी विधि की उम्मीद नहीं थी। अंडा बम, आदेश पर एक्सेक्यूटर के 3 सिरों के बगल में सिर के आकार के अंडे उगाए। अंडे एक्सेक्यूटर के शरीर से अलग हो गए और भंवर में उड़ गए। कला एक धमाका है। बूम बूम बूम, धमाके दोनों तरफ तेजी से फैल गए। जब सब कुछ शांत हो गया, तो पानी का स्तर काफी कम हो गया। सील पानी पर तैर रहा था और उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं। शानदार शक्ति। एग बॉम्ब कौशल तब जागृत हुआ जब एक्सेक्यूटर का स्तर बढ़कर 20 हो गया। हिट रेट ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रतिद्वंदी भंवर में फंसा हुआ था, इसलिए निशाना लगाना आसान था। विशेषकर पानी में हुए विस्फोट का प्रभाव बहुत भयावह था, जिससे पानी में मौजूद जीवों को सीधे तौर पर आंतरिक चोटें लग सकती थीं। सील, वापस आओ। सकुरा के पास सील को वापस बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे इतनी बुरी तरह हारने की उम्मीद नहीं थी, वो भी बिना कोई उचित आदेश दिए। लड़ाई के बाद, सकुरा गैरी के पास गई और उसे नीले रंग का बूंद के आकार का बैज दिया। ये सेरुलियन जिम का कैस्केड बैज है। इसे अपने पास रखो, सकुरा ने कहा। धन्यवाद। हालांकि गैरी तीनों बहनों को नीचा समझता था, फिर भी वे काफी विनम्र थी, इसलिए उसने विनम्रता से जवाब दिया। डिंग, मिशन पूरा हुआ, पुरस्कार अंतरिक्ष बैकपैक में वितरित कर दिए गए हैं। गैरी ने बैज लिया और जाने की योजना बनाई। अरे, गैरी, तुम कहाँ से हो? लिली ने अचानक पूछा। गैरी थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि लिली ने उससे ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, पैलेट टाउन। उसके बाद गैरी अकेले ही चला गया। वह मिस्टी की तीनों बहनों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। अफसोस की बात है कि वो पैलेट टाउन का एक सुंदर लड़का निकला। मैं दूर शादी नहीं कर सकती, लिली ने अफसोस जताते हुए कहा। तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? जल्दी करो और अपना सामान पैक करो। इस सप्ताहांत तुम्हारा परफॉर्मेंस है। वायलट ने हताश लिली को देखा और उसे सिर पर एक घूंसा मारने से खुद को रोक नहीं पाई।
ओह, अपनी दूसरी बहन का सामना करते हुए लिली अभी भी काफी डरी हुई थी और झाड़ू से सफाई करने चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गैरी ने जिम खत्म करने के बाद देखा कि अभी भी जल्दी है, इसलिए वह पोकेमोन को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक मैदान में आया। वायलट को हराने में जरा भी ऊर्जा खर्च नहीं हुई। ये सड़क किनारे किसी ट्रेनर को हराने जैसा ही महसूस हुआ। गैरी ने सबको ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने दिया और खास तौर पर वाराटोटल को पीछे छोड़ दिया। गैरी ने उस टास्क पुरस्कार के लिए कौशल सीखने वाले उपकरण का उपयोग करने की योजना बनाई थी जो उसे अभी अभी प्राप्त हुआ था, और ठीक उसी समय वाराटोटल को सीखने का मौका मिल गया। फिलहाल वाटोटल के पास पानी पर आधारित शारीरिक हमले का कौशल भी नहीं था, और वाटरफॉल इस कमी को पूरा कर सकता है। वाटोटल को नहीं पता था कि गैरी उसे पीछे क्यों छोड़ गया, ये सोचकर कि वह उसे एक नया ट्रेनिंग टास्क सौंपने जा रहा है। गैरी ने वाराटोटल के सिर को छुआ और उस पर वाटरफॉल स्किल लर्निंग डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी हथेली से एक सफेद रोशनी निकली। वाटोटल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसने एक नया कौशल हासिल कर लिया है, और यह ऐसा कौशल था जिसे वह कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा लगा जैसे उसने अचानक एक नया कौशल जागृत कर लिया हो। याद रखना, इसे गुप्त रखना, गैरी ने याद दिलाया। आपको ये जानना होगा कि साइकिक पोकेमोन टेलीपैथी को महसूस कर सकते हैं। अगर वाटोटल किसी साइकिक पोकेमोन के सामने कुछ कह दे, तो अगर वह खबर आगे पहुंच जाए तो उसे समझाना मुश्किल होगा। बेशक, अगर वाटोटल ने सचमुच साइकिक पोकेमोन को कुछ बताया भी होता, तो साइकिक पोकेमोन अपने ट्रेनर को बता देता, और उनमें से ज्यादातर इसे गंभीरता से नहीं लेते, ये सोचकर कि यह पोकेमोन के बीच एक प्रतियोगिता है। ट्रेनर आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे ये देखने के लिए कि किसने अधिक दुर्लभ और शक्तिशाली पोकेमोन को पकड़ा है। इसी प्रकार पोकेमोन भी आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे ये देखने के लिए कि किसका ट्रेनर बेहतर है। वाटोटल ने सिर हिलाया और वादा किया। अब जब तुम जाग गए हो, तो अभ्यास करो। वैसे, वाटरफॉल तकनीक से परिचित हो जाओ। याद रखना, इसे टर्टल शेल में इस्तेमाल करना है। रैपिड स्पिन को वाटरफॉल के साथ मिलाकर बहुत अच्छा असर होगा, गैरी ने याद दिलाया। वाटोटल ने सिर हिलाया और ट्रेनिंग के लिए दौड़ पड़ा, सबके सामने अपने नए कौशल का प्रदर्शन करते हुए, जिससे एक्सेक्यूटर और अन्य लोग ईर्ष्या करने लगे। गैरी ने सभी को सांत्वना दी और भविष्य में उन्हें कौशल सिखाने का वादा किया, लेकिन अभी नहीं। अगला जिम जिसे चुनौती देनी है, वह है वर्मिलियन जिम। सिस्टम द्वारा जारी किए गए तस्कों के अनुसार, पुरस्कृत कौशल इलेक्ट्रिक पोकेमोन होने चाहिए, और वर्तमान में मौजूद कोई भी पोकेमोन इलेक्ट्रिक कौशल में महारत हासिल नहीं कर सकता है। ग्रोलिथ थंडर फैंग में महारत हासिल कर सकता है, लेकिन सिस्टम द्वारा पुरस्कृत विद्युत कौशल थंडर फैंग ही होना चाहिए। गैरी ज्यादा चिंतित नहीं है। उसके पास फिलहाल 43 कम लेवल की रेयर कैंडी हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्मिलियन जिम का लेफ्टिनेंट सर्ज अभी भी काफी शक्तिशाली है, और उसका राइचू लेवल 30 से ऊपर होना चाहिए। सेरुलियन सिटी से वर्मिलियन सिटी तक पहुंचने में लगभग आधा महीना लगेगा। इस दौरान गैरी को पूरा भरोसा है कि वह अपने पोकेमोन का स्तर औसतन लगभग 25 तक बढ़ा सकता है। ऐसे में कम स्तर की रेयर कैंडी का उपयोग करना सबसे किफायती विकल्प है। आखिरकार, पोकेमोन का स्तर 30 से पहले बढ़ाना आसान होता है, और 30 के बाद स्तर बढ़ाने की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले 5 दिनों तक गैरी सेरुलियन सिटी में रहा, हर दिन पोकेमोन को प्रशिक्षित करता रहा, और कभी कभी ट्रेनर की चुनौतियों को स्वीकार करता रहा। उसके दिन काफी संतोषजनक थे। पोकेमोन के स्तर में भी थोड़ी वृद्धि हुई। वाटोटल LV19-22, एग्जेक्यूटर LV21-24, बटरफ्री LV18-21, साइथर LV15-23, गोलबाट LV22-25, ग्रोलिथ LV5-10। बटरफ्री के 21वें स्तर पर पहुंचने के बाद इसने साइबीम को जागृत किया, जिससे वलविंड जागृत होना चाहिए था। साइबीम एक ऐसी स्किल है जिसे बटरफ्री केवल लेवल 16 पर ही जागृत कर सकता है, लेकिन ये लेवल 20 पर जागृत हो गई थी। ये देखा जा सकता है कि वास्तविक दुनिया में पोकेमोन के जागृत होने की क्षमता पूरी तरह से यादृच्छिक होती है। ये संभव है कि स्तर बढ़ने के बाद निचले स्तर पर जो कौशल जागृत नहीं हुए थे, वे जागृत हो सकें। जब स्काइथर टीम में शामिल हुआ था तब वह लेवल 15 पर था, और अब वह लेवल 23 पर है, लेकिन उसने केवल डबल टीम को ही जागृत किया है, और डबल हिट को अभी तक जागृत नहीं किया गया है। गैरी ने साइथर को जल्द से जल्द सिजोर में विकसित करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन दुर्फते से सेरुलिन सिटी में पोकेमोन डिपार्टमेंट स्टोर बहुत खराब था और वहां मेटल कोड नहीं था। इसलिए गैरी ने सैफ्रॉन सिटी जाने की योजना बनाई, जो सेरुलियन सिटी और वर्मिलियन सिटी के बीच स्थित है। प्रसिद्ध सिल्फ कंपनी का मुख्यालय सैफ्रॉन सिटी में है, और मेरा मानना है कि यहाँ के पोकेमोन डिपार्टमेंट स्टोर में मेटल कोड जरूर मिलेगा। और आज गैरी का मोबाइल फोन डिलीवर हो गया। वर्तमान में गैरी के पास एक पारंपरिक ग्रे स्क्रीन वाला मोबाइल फोन है, जिसका उपयोग केवल कॉल करने और कुछ छोटे गेम खेलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन संचार की सुविधा के लिए यह उसके लिए पर्याप्त है। गैरी ने पहले ही सिम कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है और कार्ड को फोन में डाल दिया है, और इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है।
फोन मिलने के बाद गैरी सेरुलियन सिटी में ज्यादा देर नहीं रुका। वह दोपहर में माउंटेन बाइक पर सवार होकर सैफ्रॉन सिटी के लिए रवाना हो गया। सेरुलियन सिटी छोड़ने के बाद वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी मुलाकात बेसबॉल कैप पहने एक लड़के से हुई जिसने गैरी का रास्ता रोक दिया। बेसबॉल कैप पहने लड़के ने पूछा, क्या आप सेरुलियन सिटी के ट्रेनर हैं? मैं एक ट्रेनर हूं, लेकिन सेरुलियन सिटी से नहीं हूं, गैरी ने कहा। अगर तुम ट्रेनर हो तो कोई बात नहीं, चलो पोकेमोन की लड़ाई लड़ते हैं, बेसबॉल कैप पहने लड़के ने पहल करते हुए उसे आमंत्रित किया। तुम कमजोर दिख रहे हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, गैरी ने विनम्रता से मना कर दिया। तुमने क्या कहा? बेसबॉल कैप पहने लड़के को उम्मीद नहीं थी कि उसे नापसंद किया जाएगा, लेकिन वह गैरी के साथ लड़ाई छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे हरा दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक शक्तिशाली ट्रेनर कहाँ है, कैसा रहेगा? आप किस ट्रेनर की बात कर रहे हैं? गैरी असमंजस में था। जो ट्रेनर सड़क किनारे के किसी ट्रेनर को ताकतवर महसूस करा सके, वह वाकई काफी मजबूत होना चाहिए। आखिर सड़क किनारे पोकेमोन की लड़ाई में बिना किसी वजह के हराने वाले ट्रेनर को कौन याद रखेगा? बेसबॉल कैप पहने लड़के ने कहा, अगर तुम मुझे पहले हरा देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खैर, एक दोपहर में सैफ्रॉन सिटी पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए चलिए बोरियत दूर करने के लिए लड़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, मेरा पोकेमोन ये है। बेसबॉल कैप पहने लड़के के पास कोई अतिरिक्त पोकेमोन नहीं था, इसलिए उसने तुरंत एक पोकेबॉल फेंकी। बहुत बढ़िया, एक छोटा बैंगनी चूहा प्रकट हुआ। बैककोट बैककोट बैककोट। LV15 रेटेटा सामान्य। बैककोट बैककोट बैककोट। गैरी ने अपना सिर हिलाया। यही कारण था कि वह गली के ट्रेनर से लड़ना नहीं चाहता था। वे सब बहुत कमजोर थे। स्काइथर, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। गैरी जानता था कि उसके पोकेमोन भी काफी आक्रामक थे, इसलिए हर लड़ाई में वह उन्हें क्रम से मैदान में उतारता था। इस बार स्काइथर की बारी थी। स्काइथर ने अपनी दरांती को ऊंचा उठाया और मैंटिस फिस्ट की शुरुआती स्टेटस के साथ उसने एक धमकी भरा इशारा किया। रट्टाटा। लंबे साइथर को देखकर रट्टाटा घबरा गया। लंबे जीव स्वभाव से ही डरावने होते हैं। जल्दी हमला करो, गैरी और बेसबॉल टोपी पहने लड़के ने लगभग एक ही समय में आदेश दिया। वूश वूश। दो आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं और चरण तेजी से आगे बढ़ा। बैंग। रट्टाटा बिना किसी आश्चर्य के बाहर हो गया। स्तर और व्यक्तित्व के मामले में दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। साइथर ने क्विक अटैक के साथ हमला किया और रट्टाटा को तुरंत हरा दिया। कितना ताकतवर। बेसबॉल कैप पहने लड़का हैरान था। उसका रट्टाटा सचमुच प्रतिरोध करने में असमर्थ था। स्काइथर, वापस आओ। गैरी ने स्काइथर को वापस ले लिया और पूछा, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने जिस ट्रेनर का जिक्र किया था, वह कौन है? बेसबॉल कैप पहने लड़के ने रट्टाटा को वापस ले जाकर सच बताया। उस आदमी का नाम एजे है और आसपास के ट्रेनर उसे बीस्ट मास्टर कहते हैं। उसने अब तक लगातार 77 मैच जीते हैं। गैरी दंग रह गया। पता चला कि वह एजे था। गैरी एजे से बहुत प्रभावित हुआ। उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली सैंडशेव था और वह पोकेमोन के लिए कड़ी ट्रेनिंग करता था। उसने यात्रा शुरू करने से पहले लगातार 100 जीत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा था। ये कहना जरूरी है कि गैरी एजे की बहुत प्रशंसा करते थे। एजे एक बेहतरीन ट्रेनर थे। मौजूदा ऐश एजे से बिल्कुल अलग थे। लेकिन द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटवश एजे फिर कभी दिखाई नहीं दिया और उसने इंडिगो पठार सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। डिंग। प्रकाशित टास्क। बीस्ट मास्टर एजे की 100 गेम जीतने की लगातार श्रृंखला को बाधित करें। पुरस्कार, इंटरमीडिएट रेयर कैंडी स्तर 50 से नीचे के पोकेमोन के लिए स्तर जोड़ 1 x5। अरे बाप रे, अब तो काम शुरू हो गया। गैरी ने एजे को ढूंढने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार लगातार 77 जीत हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था। अगर इसमें कोई रुकावट आती तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती। लेकिन वह काम आ गया और गैरी ही एकमात्र दोषी हो सकता था। और बीस्ट मास्टर एजे को हराने से वास्तव में इंटरमीडिएट रेयर कैंडी मिल सकती थी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित होता था कि एजे कमजोर नहीं था। एजे कहाँ है? गैरी ने पूछा। इस सड़क पर सीधे चलते जाए और आपको एजे द्वारा बनाया गया डोजो दिखाई देगा। बेसबॉल कैप पहने लड़के ने एक सड़क की ओर इशारा किया। धन्यवाद। गैरी ने अपनी माउंटेन बाइक चलाई और बेसबॉल कैप पहने लड़के द्वारा बताए गए रास्ते पर चला गया। ज्यादा दूर नहीं, गैरी ने लकड़ी की बाड़ देखी। वटोटल, एक पल के लिए बाहर आओ। गैरी ने वटोटल को छोड़ दिया। वटोटल ने देखा कि आसपास कोई दुश्मन नहीं था और बाकी लोग उसके साथ बाहर नहीं आए। उसे समझ नहीं आया कि गैरी ने उसे बाहर क्यों जाने दिया। मैं बाद में एक ट्रेनर से लड़ूंगा। मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करूंगा। गैरी ने वटोटल के सिर को छुआ और उस पर कम स्तर की रेयर कैंडी का इस्तेमाल किया। वटोटल LV22-30। वटोटल का स्तर तुरंत बढ़कर 30 हो गया। गैरी ने वटोटल के गुणों पर भी नजर डाली कि क्या कोई नया कौशल जागृत हुआ है। बैककोट बैककोट बैककोट। पोकेमोन वटोटल। अट्रिब्यूट,
जल स्तर LV30। संभावित चैंपियन क्षमता टोरेंट। जब शारीरिक शक्ति कम होती है तो जल प्रकार की चालों की शक्ति बढ़ जाएगी। कौशल टैकल, टेल व्हिप, वाटर गन, विथड्रॉ, रैपिड स्पिन, वाटर पल्स, प्रोटेक्ट, रेन डांस। विशेष कौशल जलधारा विस्फोट। घनिष्ठता 255, अधिकतम मान 255। बैककोट रेन डांस जागृत हो गया है, जो ठीक है। वटोटल की नस्लीय क्षमताओं में जल कौशल एक्वाटेल शामिल है, जिसे स्तर 30 से पहले जागृत किया जाना चाहिए, लेकिन गैरी के वटोटल में केवल रेन डांस ही जागृत हुआ था। एक्वाटेल के सक्रिय न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्वाटेल की तुलना में वाटर स्ट्रीम बर्स्ट अधिक उपयोगी है। वटोटल अवाक रह गया। उसके ट्रेनर ने न केवल उसे नए कौशल में महारत हासिल करने में मदद की, बल्कि उसके स्तर में भी सुधार किया। यह अविश्वसनीय था। बाद में होने वाली लड़ाई में तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सुरक्षित शुरुआत के लिए गैरी वारटोटल के लिए सबसे अच्छा मिस्टिक वाटर भी लेकर आया था। 2 तैयारियों के साथ गैरी को विश्वास नहीं था कि वह एजे के सैंडश्रेव को नहीं हरा सकता। गैरी बहुत सतर्क था क्योंकि एजे का सैंडश्रेव बहुत ताकतवर था। उस सैंडश्रेव के पास फिशर जैसी एक ऐसी क्षमता थी जो एक ही बार में मार सकती थी, जो कि आम पोकेमोन के बस की बात नहीं थी। गैरी का अनुमान था कि एजे का सैंडश्रेव लेवल 30 से ऊपर होगा। ये सैंडस्लैश में विकसित नहीं हुआ क्योंकि एजे इस लेवल को बनाए रखना चाहता था और सैंडश्रेव को जल्द से जल्द अपनी नस्लीय क्षमताओं को जगाने देना चाहता था। अंदर आओ। वाराटोटल को मजबूत करने के बाद गैरी वाराटोटल को वापस ले गया और अपनी माउंटेन बाइक से बाड़ के प्रवेश द्वार तक गया। बाहर से ही आप बाड़ के अंदर एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन देख सकते हैं, जो लगातार 78 जीत दिखाती है। लगातार जीतों की संख्या बेसबॉल कैप पहने लड़के द्वारा बताई गई संख्या से अलग है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि एजे ने हाल ही में एक और मैच जीता है। आखिरकार ये मुकाबला यहाँ काफी समय से चल रहा है और आसपास के ट्रेनर एजे की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये जीत का सिलसिला अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। माफ कीजिए, क्या यहाँ कोई है? गैरी अंदर नहीं भागा बल्कि दरवाजे पर चिल्लाया। कुछ देर बाद नारंगी और भूरे रंग की कमीज पहने एक युवक बाहर आया। लड़के का चेहरा दृढ़ था और वह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता था जिसने बहुत कुछ झेला हो। उसका यह व्यवहार राहगीर ट्रेनर की समझ से परे था। आप अपरिचित लग रहे हैं, आप स्थानीय ट्रेनर नहीं हैं, एजे ने पहल करते हुए कहा। जी हाँ, मेरा नाम गैरी है, मैं पैलेट टाउन से हूँ। गैरी ने कहा, मैंने आसपास के ट्रेनर से सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपसे सलाह लेने यहाँ आया हूँ। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। एजे सड़क पर मौजूद ट्रेनर से कहीं अधिक परिपक्व है। वह विनम्र और शिष्ट है और उसने पावर ट्रिप जैसे कठोर शब्द नहीं कहे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है, जो उसकी अपनी ताकत पर विश्वास को दर्शाता है। एजे गैरी को जिम में ले गया। वहां मिट्टी का बना एक अखाड़ा और एक बड़ा तंबू था। हालांकि यह साधारण था, लेकिन इसमें सब कुछ मौजूद था। गैरी जानता था कि वह तंबू एजे द्वारा पोकेमोन को ट्रेनिंग देने के लिए विशेष रूप से बनाया गया स्थान भी था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि एजे ने इतना पैसा क्यों खर्च किया, लेकिन जंगल में इस तरह का जिम बनाने में बहुत खर्च आएगा। और लगातार 100 जीत के बाद एजे बैज इकट्ठा करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ेगा और यह जगह स्वाभाविक रूप से वीरान हो जाएगी। ये सचमुच पैसों की बर्बादी थी। गैरी और एजे मैदान पर बने कमांड एरिया में आए। गैरी ने सबसे पहले पूछा, हम कैसे लड़ेंगे? आप जितने चाहें उतने पोकेमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं केवल एक ही पोकेमोन का इस्तेमाल करूंगा, एजे ने कहा। क्या तुम पक्का कह रहे हो? गैरी को लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। एजे के हाथ में सिर्फ एक ही पोकेमोन नहीं था। वह अपने सभी पोकेमोन से लड़ने के लिए एक ही पोकेमोन चाहता था। कितना दिखावा था। बिल्कुल, मुझे यकीन है, मेरा पोकेमोन यही है। द्वंद्व शुरू होता है, आगे बढ़ो, सैंडिश्यू। एजे ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे पोके बॉल फेंक दी। बहुत बढ़िया। एक सैंडिश्यू दिखाई दिया जो स्पष्ट रूप से सामान्य आकार से बड़ा था। एक साधारण सैंडिश्यू की ऊंचाई केवल 0.6 मीटर होती है और एजे का सैंडिश्यू 1 मीटर का है, जो एक सामान्य सैंडिश्यू के आकार से लगभग 2 गुना है। बैककोट LV33 सैंडिश्रेव एलीट। बैककोट इसमें वास्तव में एलीट बनने की क्षमता है, बुरा नहीं है। स्क्विर्टल और ऐश के पिकाचू को छोड़कर गैरी ने इतने लंबे समय में पहली बार किसी अन्य ट्रेनर के पास इतना उच्च क्षमता वाला पोकेमोन देखा है। वटोटल, ये तो तुम ही करोगे। गैरी ने आगे कोई बकवास नहीं की। चूंकि एजे नाटक करना चाहता था, तो उसे हार का कड़वा स्वाद चखने दो। बहुत बढ़िया। वटोटल ने सैंडिश्यू को घूरा और प्रसन्न हुआ। वह पहले भी सड़क पर सैंडिश्यू से लड़ चुका था और जानता था कि उसका प्रकार सैंडिश्यू को नियंत्रित करता है। ये तो वाराटोटल निकला। एजे चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विरोधी के पास वास्तव में एक ऐसा पोकेमोन होगा जो सैंडिश्रेव को काबू में कर सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार 77 जीत के साथ उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने इस तरह के कितने प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया है। तो चलिए शुरू करते हैं।
एजे ने एक चाबुक निकाला, जमीन पर मारा और आदेश दिया, वर्टोटल के करीब जाने के लिए डिग का इस्तेमाल करो। सैंडश्रेव ने डिग का इस्तेमाल किया और बहुत तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही वह जमीन में घुस गया। रेन का नृत्य करो, गैरी ने आदेश दिया। वटोटल वटोटल ने आकाश की ओर चिल्लाया और आयोजन स्थल के आकाश में तेजी से काले बादलों की एक परत बन गई और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी क्षण वाराटोटल के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और सैंडश्यू बाहर निकला और अपने शरीर का इस्तेमाल करके वाराटोटल को बाहर फेंक दिया। तेज स्पिन, वाटोटल, जिसे हवा में उछाला गया था, तुरंत अपने खोल में वापस चला गया, तेज स्पिन किया और फिर सैंडश्रेव की ओर दौड़ा। जल्दी से भूमिगत हो जाओ। एजे ने देखा कि वाटोटल नीचे नहीं गिरा और उसे पता था कि प्रतिद्वंद्वी का स्तर कम नहीं है, इसलिए उसने सैंडश्यू को कड़ी टक्कर देने की हिम्मत नहीं की। सैंडश्यू तुरंत जमीन में घुस गया। इसी तरह वाटर स्ट्रीम बर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर हमला करते रहो, गैरी ने आदेश दिया। रैपिड स्पिन के वाटोटल में पानी कछुए के खोल के चारों ओर बहता है। ये पानी की धाराएं एक जल ब्लेड में बदल जाती हैं और फिर रैपिड स्पिन की घूर्णन शक्ति में सहायता करती हैं, जिससे जल ब्लेड तेजी से घूमता है और उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। जब पानी की धार जमीन को छूती है तो जमीन टोफू की तरह नरम हो जाती है और पानी की धार से आसानी से कट जाती है। एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ पानी का ब्लेड जमीन के नीचे किसी चीज से टकराता हुआ प्रतीत होता है और धुंध के गोले में तब्दील होकर फट जाता है। तभी कोहरे से एक आकृति निकली, यह एजे का सैंडश्रेव था। इस समय सैंडश्रेव का शरीर पानी से भीगा हुआ था, जाहिर तौर पर वाटोटल के वाटर स्ट्रीम बर्स्ट से प्रभावित था। तुम गिरे नहीं। गैरी काफी हैरान था, लगता है एजे की प्रतिरोधक क्षमता का ट्रेनिंग कारगर साबित हुआ। सैंडश्रेव ने जलधारा के विस्फोट का सामना कर लिया। सैंडश्रेव, क्या तुम ठीक हो? सैंडश्रेव नीचे उतरा और एजे ने तुरंत चिंता से पूछा। सैंडश्रेव ने वाटोटल की ओर सीधे देखते हुए एक दमदार और शक्तिशाली आवाज में जवाब दिया। पिछले हमले से सैंडश्रेव को बहुत नुकसान हुआ था। पानी की बंदूक से लगातार पानी की बौछार करो, गैरी ने आदेश दिया। वाटोटल के गाल फूले हुए थे और वह टेनिस बॉल के आकार की पानी की बंदूकें तेजी से चला रहा था। जमीन के नीचे जाओ, एजे ने जमीन पर हाथ पटका। वाटर गन से बचने के लिए सैंडश्रेव तुरंत जमीन के नीचे चला गया। गैरी ने जमीन के नीचे सैंडश्रेव को देखा, थोड़ा चिढ़ महसूस करते हुए, और फैसला किया कि भविष्य में वाराटोटल को भूकंप सिखाएगा। एजे को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और दोनों पक्ष गतिरोध में फंसे हुए थे। स्नैप! हालांकि जैसे ही वाटोटल ने पलक झपकाई, एजे ने अचानक अपना लंबा चाबुक घुमाया और जल्दी से आदेश दिया, बाहर निकलने और हमला करने के लिए रोल आउट का उपयोग करो। धमाका! जमीन टूट गई, सैंडश्रेव का शरीर गोल हो गया, जमीन से बाहर निकल आया और सीधे वाटोटल को पलट दिया। संयोग से वाटोटल का कछुआ खोल जमीन पर आ गिरा, जिससे वाटोटल कुछ देर के लिए खड़ा नहीं हो पाया। अच्छा मौका है, बस ऐसे ही गिर जाओ, फिशर का इस्तेमाल करो, एजे जोर से चिल्लाया। सैंडश्रेव वाराटोटल की ओर गिर पड़ा। पानी की बंदूक से लगातार गोलीबारी, गैरी ने तुरंत जवाब दिया। वाटोटल ने झट से वाटर गन फेंक दी, लेकिन सैंडश्यू को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल प्रतिरोध करने के लिए किया और फिशर का प्रयोग किया। तुम वाकई बहुत दृढ़ हो, लेकिन ये तरकीब बेकार है। प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो, गैरी ने तुरंत कमांड बदल दी। वाटोटल के सामने एक हरी बाधा खड़ी कर दी गई। धमाका! सैंडश्रेव की हथेली, जिसमें भयानक ऊर्जा समाहित थी, प्रोटेक्ट बैरियर से टकराए और उससे उछलकर वापस चली गई। इसी समय वाराटोटल भी खड़ा हो गया और उछले हुए सैंडश्यू की ओर देखने लगा। जल स्पंदन! वाटोटल ने अपना मुंह खोला और पानी की एक गेंद थूकी, जो तुरंत सैंडश्रेव से टकरा गई। धमाका! इसका प्रभाव उत्कृष्ट है। सैंडश्यू को जमीन पर पटक दिया गया, वह जमीन पर पड़ा रहा, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी और उसने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी। मैं सच में हार गया। एजे को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसके चेहरे से आत्मविश्वास उसी क्षण गायब हो गया। वाटोटल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गैरी ने प्रशंसा की। वाटोटल ने जीत का वी चिन्ह भी बनाया। इस द्वंद्व युद्ध को आसान नहीं कहा जा सकता, इसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह बिना किसी खतरे के जीता गया। अगर प्रोटेक्ट न होता, तो सैंडश्रेव के घातक फिशर से वाराटोटल पल भर में मारा जाता। फिशर की चाल एक ही वार में दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखती है। यह अपने से कम स्तर के लक्ष्यों को भी तुरंत नष्ट कर सकती है। वाटोटल सैंडश्रेव से 3 स्तर नीचे है और फिशर द्वारा तुरंत मारा जाएगा। विशेष रूप से इस सैंडश्रेव की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत है और ये 3 या 4 जल कौशलों का भी सामना कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि गैरी के वाटोटल ने उच्च क्लास के मिस्टिक वाटर का इस्तेमाल कम कर दिया था और रेन के दिनों के आशीर्वाद से जल कौशल की शक्ति 70% बढ़ गई, लेकिन इसे एक ही वार में नहीं मारा जा सका, जो दर्शाता है कि इस सैंडश्रेव की रक्षा कितनी मजबूत है। विशेष रूप से सैंडश्रू विकास के एक चरण में है। यदि यह विकसित होता है तो यह वास्तव में पलट सकता है। क्या आप जारी रखना चाहते हैं?
गैरी ने पूछा। सिस्टम ने अभी भी यह संकेत नहीं दिया कि टास्क पूरा हो गया है, जिसका मतलब था कि एजे के पास अभी भी ऐसे पोकेमोन थे जिनसे लड़ाई की जा सकती थी। नहीं, मैं हार गया। एजे ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। डिंग, टास्क पूरा हो गया है और इनाम स्पेस बैकपैक में भेज दिया गया है। टास्क संबंधी निर्देश सुनकर गैरी को राहत मिली। अगले ही पल गैरी ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर 78 नंबर 00 में बदल गया। एजे की 78 मैचों की जीत का सिलसिला गैरी ने तोड़ दिया। इस समय एजे पाले से प्रभावित बैंगन की तरह मुरझाया हुआ था। क्या तुम ठीक हो? गैरी ने पूछा। कोई बात नहीं, लेकिन 100 मैचों की जीत का सिलसिला 0 से ही शुरू करना पड़ता है। कौन सी 100 मैचों की जीत का सिलसिला? मैंने यात्रा पर जाने से पहले लगातार 100 जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, एजे ने कहा। यह जरूरी नहीं है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। आप बहुत मजबूत हैं। सामान्य जिम ट्रेनर आपके प्रतिद्वंदी नहीं है, गैरी ने सुझाव दिया। अगर उसकी मौजूदगी न होती तो एजे लगभग 1 महीने में यात्रा कर पाता। अब उसे दोबारा शुरुआत करने में कम से कम 1 या 2 महीने और लगेंगे। गैरी के पोकेमोन ट्रेनिंग की स्पीड सीमित है। अगर वह इसी तरह ट्रेनिंग जारी रखता है तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी। उसे स्पीड के लिए विभिन्न शक्तिशाली ट्रेनर से लड़ना होगा। यहाँ रुकना समय की बर्बादी मात्र है। सचमुच, एजे वाकई में बंद दरवाजों के पीछे काम कर रहा है। उसने टीवी से ट्रेनिंग के तरीके सीखे हैं और कभी जिम ट्रेनर्स के खिलाफ नहीं लड़ा है, इसलिए उसने लगातार 100 जीत का लक्ष्य रखा है। बेशक, गैरी ने 2 बैज निकाले और आगे कहा, ये वो बैज हैं जो मैंने जीते हैं। इनमें से एक सेरुलियन सिटी से है। जिम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मेरा सुझाव है कि आप सीधे यात्रा पर जाएं। भले ही आप लगातार 100 जीत हासिल करने की कोशिश करें, यहाँ आसपास कोई भी ट्रेनर आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मेरी यात्रा करने की कोई योजना नहीं है। मुझे तैयारी करनी होगी, एजे ने कहा। ये देखकर कि एजे अभी भी इतना अड़ियल है, गैरी ने उसे मनाना बंद कर दिया। एजे के ठिकाने से निकल गया, माउंटेन बाइक पर सवार होकर चला गया और अपनी यात्रा जारी रखी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 दिन बाद गैरी सैफ्रॉन सिटी पहुंचा। सिल्वर पोकेमोन डिपार्टमेंट स्टोर। गैरी साइथर को विकसित करने जा रहा था और यहीं से मेटल कोट खरीदने जा रहा था। अतिथि, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? सिल्वर डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचते ही वेटर ने सेवा करने की पहल की। मुझे मेटल कोट चाहिए, क्या यहाँ मिल सकता है? गैरी ने पूछा। मेहमान, क्या आपको मेटल कोट एक प्रॉप के रूप में चाहिए या पोकेमोन के विकास के लिए? वेटर ने पूछा, जिससे पता चलता है कि वह बहुत पेशेवर था और जानता था कि मेटल कोट क्या कर सकता है। विकास के लिए, गैरी ने कहा। अगर यह विकास के लिए है तो हमारी कंपनी ने विशेष रूप से विकास के लिए एक मेटल कोट विकसित किया है, जिससे पोकेमोन की क्षमता में सुधार होने की संभावना है, वेटर ने कहा। सचमुच? गैरी बहुत हैरान था। असल में वह विकास के लिए एक साधारण मेटल कोट का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कंपनी विकास के लिए मेटल कोट बनाएगी। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल सच है। हमारा डिपार्टमेंट स्टोर सिर्फ कंपनी के अंतर्गत एक उद्योग है और हम निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेंगे, वेटर ने आश्वासन दिया। सिल्फ कंपनी एक विश्व स्तरीय कंपनी है जो पोकेमोन से संबंधित प्रॉप्स के विकास में विशेषज्ञता रखती है, और पोके बॉल का विकास इसी कंपनी द्वारा किया गया था। मुझे इसे दिखाने ले चलो, गैरी ने कहा। कृपया मेरे पीछे आइए। वेटर गैरी को एक काउंटर पर ले गया, जहां विकास के सामान बेचे जाते थे, लेकिन डिस्प्ले कैबिनेट पर मेटल कोट नहीं था। सर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वेटर एक गोदाम के दरवाजे पर आया, अपनी जेब से एक पोके बॉल निकाली और उसे खोला। एक मानवाकार पोकेमोन प्रकट हुआ। पोकेमोन का आकार एक बच्चे जैसा था, जिसके सिर पर टाइल जैसी सजावटी वस्तुएं बिखरी हुई थीं। बैककोट बैककोट बैककोट। LV20 माचोप सामान्य। बैककोट 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 मचोप। गैरी हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेटर ने माचोप को बाहर क्यों जाने दिया। फिर वेटर ने गोदाम का दरवाजा खोला और माचोप को अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वेटर माचोप को लेकर बाहर आया, जिसके हाथ में आधा मीटर ऊंची लोहे की बाल्टी थी। गैरी ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की बाल्टी पर नजर डाली। लोहे की चादर पर मेटल कोट शब्द उकेरे गए थे। जाहिर है, लोहे की बाल्टी मेटल कोट से भरी हुई थी। अतिथि, यह आयरन फ्लो एक धातु की परत है जिसका उपयोग विशेष रूप से विकास के लिए किया जाता है। बस इसे पोकेमोन पर लगाए और वह विकसित हो जाएगा, वेटर ने बताया। क्या वास्तव में संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है? गैरी को इस बात की अधिक चिंता थी कि क्या संभावनाओं में सुधार किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। एवोल्यूशन स्टोन की तरह, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एवोल्यूशन के बाद पोकेमोन की क्षमता में सुधार होगा। आशा है आप समझ सकते हैं, वेटर मुस्कुराया। यह अस्पताल में इलाज कराने जैसा है। आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर 100% ठीक होने की गारंटी नहीं देगा, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम के लिए भी नहीं। मैं समझ गया। इस मेटल कोट की कीमत कितनी है?
गैरी ने पूछा। 4 मिलियन। ये सबसे अच्छे इवोल्यूशन स्टोन से भी ज्यादा महंगा क्यों है? गैरी हैरान था। इस एक्सक्लूसिव इवोल्यूशन के लिए मेटल कोड का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ इवोल्यूशन स्टोन के समान है, तो फिर इसकी कीमत 10 लाख अधिक क्यों है? एक्सक्लूसिव इवोल्यूशन के लिए मेटल कोड का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण इसकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक है, वेटर ने समझाया। मेटल कोड का उपयोग करके केवल 2 पोकेमोन को ही विकसित किया जा सकता है, वे हैं ओनिक्स और साइथर। स्काइथर एक दुर्लभ पोकेमोन है, जिसकी संख्या बहुत कम है और इसे पकड़ने वाले ट्रेनर भी बहुत कम हैं। ओनिक्स बहुत बड़ा है और सामान्य ट्रेनर इसे पालने का खर्च वहन नहीं कर सकते। हालांकि ओनिक्स चट्टानों को खा सकता है, लेकिन शहर की मिट्टी आपको इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। अगर आप ओनिक्स को खिलाना चाहते हैं, तो आप खाने के लिए पत्थर ढूंढने के लिए केवल जंगली क्षेत्र में जा सकते हैं, जिससे उसका पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है। इसे पालने वाले ट्रेनर बहुत कम हैं। सिल्फ कंपनी एक बड़ी पूंजी वाली कंपनी है और वे मुनाफा कमाना चाहते हैं। बाजार में मांग ज्यादा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कीमत अधिक है। इसे खरीद लो। गैरी ने प्रोफेसर ओक द्वारा दिया गया संलग्न काला कार्ड निकाला। काले कार्ड को देखकर वेटर चौंक गया। उस पर कार्ड धारक का नाम लिखा था। ओक का नाम देखते ही वेटर समझ गया कि उसके सामने खड़ा लड़का प्रसिद्ध प्रोफेसर ओक से संबंधित है। भुगतान करने के बाद वेटर ने उत्साहपूर्वक पूछा, सर, ये मेटल कोड बहुत भारी है। अगर आप इसे अभी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे हमारे स्टोर में विकसित कर सकते हैं। तो इसे यहीं इस्तेमाल करो। गैरी ने यह भी देखा कि मेटल कोड बहुत भारी था, नहीं तो वह माचोप को इसे उठाने नहीं देता। भले ही यह माचोप एक साधारण पोकेमोन हो, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक है। पोकेडेक्स के अनुसार माचोप की शक्ति 100 वयस्कों के बराबर हो सकती है, जो निश्चित रूप से एक अतिशयोक्ति है, लेकिन वास्तव में इसमें 10 वयस्कों के बराबर शक्ति है। स्काइथर, बाहर आओ। गैरी ने पोके बॉल को सीधे फेंक दिया। वेटर चौंक गया। मेटल कोड से केवल ओनिक्स और साइथर ही इवॉल्व हो सकते हैं। इस फ्लो पर ओनिक्स को इवॉल्व नहीं किया जा सकता। ये जानकर उसे राहत मिली कि यह साइथर है। स्काइथर पोके बॉल से बाहर आया, आसपास के वातावरण को देखा और सुनिश्चित किया कि उसे अकेले लड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए वह शांत हो गया। स्काइथर, ये मेटल कोट है। जैसे ही तुम इसे अपने शरीर पर लगाओगे, तुम स्किज़ोर में विकसित हो जाओगे। याद रखना, विकास शुरू करने से पहले तुम्हें इसे लगाना होगा, गैरी ने याद दिलाया। स्काइथर ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि वह समझ गया है। गैरी ने इससे पहले साइथर को स्किज़ोर की एक तस्वीर दिखाई थी, और साइथर भी स्किज़ोर में विकसित होने की तीव्र इच्छा रखता था। मचोप, तुम ढक्कन खोल सकते हो, गैरी ने कहा। मचोप ने बाल्टी को जमीन पर रखा और जोर से ढक्कन खोला। अंदर एक चांदी जैसा तरल पदार्थ था, किसी प्रकार की तरल धातु जैसा। गैरी और वेटर ने ब्रश को डुबोया और फिर उसे स्काइथर पर लगाना शुरू कर दिया। स्काइथर, जैसे ही उसके शरीर पर धातु का आवरण लगाया गया, स्काइथर को अपने भीतर बेचैनी महसूस हुई और वह अपने शरीर पर धातु के आवरण को अवशोषित करना चाहता था। स्काइथर अपनी इच्छाशक्ति से बेचैनी को दबाता रहा। सर, हमारे पास यहाँ एक एवरस्टोन है, जिसका इस्तेमाल स्काइथर कर सकता है, वेटर ने याद दिलाया। तो फिर तुम्हें इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, गैरी हैरान रह गया। वह एवरस्टोन नामक विशेष वस्तु के बारे में भूल ही गया था। वेटर एवरस्टोन लेकर आया और उसे स्काइथर पर रख दिया। पल भर में स्काइथर के शरीर की बेचैनी गायब हो गई। गैरी और वेटर ने प्रक्रिया की स्पीड बढ़ा दी। जल्द ही स्काइथर चांदी जैसा हो गया और उसे शाइनी स्काइथर कहा जा सकता था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेटर ने स्काइथर के शरीर से एवरस्टोन को भी निकाल लिया। स्काइथर, जैसे ही एवरस्टोन को हटाया गया, शरीर की सतह पर लगाई गई धातु की परत ने तुरंत स्काइथर के शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय कर दिया और प्रत्येक कोशिका प्रज्वलित प्रकाश से चमक उठी। आसपास के दुकानदारों और मेहमानों ने भी उधर देखना शुरू कर दिया। विकास के क्रम में स्काइथर तेजी से लंबा होता गया और जल्द ही गैरी की ऊंचाई से भी अधिक हो गया। उसकी पीठ पर लगे पंख धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और दरांती जैसे अंग अंदर की ओर मुड़कर चिमटे जैसे आकार में बदल गए। विकास प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाल कवच पहने स्किज़ोर उसके बगल में प्रकट हुआ। बैककोड LV24 शिज़ो क्वासी एलीट। बैककोड। जैसा कि वेटर ने कहा, शिज़ो की क्षमता को जिम से क्वासी एलीट में अपग्रेड किया गया, जो एक स्तर की वृद्धि है। स्किज़ोर, अंदर आओ। गैरी ने देखा कि बहुत सारे लोग देख रहे थे, इसलिए उसने स्किज़ोर को वापस पोके बॉल में डाल दिया। वैसे, मुझे मेटल कोड का कोई और साधारण सा सामान दे दो, गैरी ने कहा। मेटल कोड स्टील टाइप मूव्स की शक्ति बढ़ा सकता है। कांटो क्षेत्र में कोई स्टील टाइप जिम नहीं है और फिलहाल उच्च गुणवत्ता वाला मेटल कोड उपलब्ध नहीं है, इसलिए साधारण मेटल कोड का ही उपयोग विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। वेटर ने तुरंत काउंटर के नीचे से एक धातु का डिब्बा निकाला। जब तक पोकेमोन इसे अपने पास रखता है, स्टील टाइप मूव्स की शक्ति 20% तक बढ़ सकती है। मेटल कोड खरीदने के बाद गैरी ने सिल्वर डिपार्टमेंट स्टोर भी छोड़ दिया। अगली बार आपका स्वागत है।
वेटर ने उत्साहपूर्वक गैरी को लिफ्ट के दरवाजे तक भी भेजा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बैककोड बैककोड बैककोड। पोकेमोन सिजोर। अट्रीब्यूट बग स्टील। स्तर 24। संभावित अर्धकुलीन क्षमता तकनीशियन हमला करते समय 60 या उससे कम शक्ति वाले चालों की शक्ति 50% तक बढ़ाई जा सकती है। कौशल घूरना, त्वरित हमला, क्रोध कटर, झूठा वार, पंख हमला, स्लैश बुलेट पंच। घनिष्ठता 205 अधिकतम मान 255। धारित वस्तु धातु का कोट। बैककोड बैककोड बैककोड। बुरा नहीं, बुलेट पंच जागृत हो गया। गैरी अपने स्किज़ोर की क्षमताओं से बहुत संतुष्ट है, लेकिन स्तर अभी भी थोड़ा कम है। अगर वह अभी सबरीना से भिड़ेगा तो वह हार जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं अब्रा से मिल पाऊंगा या नहीं। गैरी अब्रा को पकड़ने की योजना बना रहा है। सैफ्रॉन जिम सिर्फ एक जिम नहीं, बल्कि एक साइकिक स्कूल भी है। ये जिम छात्रों को भर्ती भी करता है, इसलिए सैफ्रॉन सिटी के पास कुछ साइकिक पोकेमोन मौजूद हैं। आखिरकार, सिस्टम द्वारा दिए गए तस्कों को पूरा करना तो जरूरी है, लेकिन अब्रा को पकड़ना वाकई मुश्किल है। मूल कथानक में, गैरी के पास एक अलाकाज़म था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने उसे कहां से पकड़ा था। सिल्वर कॉन्फ्रेंस में गैरी ने अलाकाज़म का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने किस द्वंद्वयुद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। यदि कांटो क्षेत्र में अब्रा और अलाकाज़म से मिलने की सबसे अधिक संभावना वाली जगह सैफ्रॉन सिटी है। अगर अब्रा एक ऐसा पोकेमोन नहीं होता जिसे बेचना प्रतिबंधित होता, तो गैरी इसे सीधे खरीदने की योजना बनाता। हालांकि, अब्रा को पाने का एक और तरीका है, वह है सैफ्रॉन जिम का प्रशिक्षु बनना, और शायद इससे अब्रा को पाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस तरीके में थोड़ा समय लगता है। नहीं, एक तरीका है। गैरी को तुरंत अब्रा को पाने का एक तरीका सूझ गया। ये सोचकर गैरी को एक विचार आया। वह अपनी साइकिल पर सवार होकर सैफ्रॉन जिम के आसपास के इलाके की ओर चल पड़ा। ये यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। गैरी ने अपने लक्ष्य को ढूंढते हुए चारों ओर देखा। सैफ्रॉन जिम के मालिक मूल रूप से सबरीना के पिता थे, लेकिन सबरीना ने मालिक का पदभार संभाल लिया। सबरीना मूल रूप से एक हंसमुख और प्यारी इंसान थी, लेकिन चूंकि सबरीना के पिता ने उसे मानसिक शक्तियां सीखने के लिए कहा, इसलिए मानसिक शक्तियां सीखने के दौरान सबरीना को साथ की कमी महसूस हुई, जिसके कारण मानसिक शक्तियां सीखते समय अनजाने में उसका व्यक्तित्व ठंडा पड़ गया, और उसका मूल हंसमुख और प्यारा व्यक्तित्व सबरीना के ठंडे व्यक्तित्व के कारण एक गुड़िया में कैद हो गया। जैसे जैसे सबरीना की मानसिक शक्तियां बढ़ती गईं, सबरीना के पिता उसे दबा नहीं सके और अंततः सबरीना ने उन्हें जिम के मालिक के पद से हटा दिया। सबरीना के जिम की मालकिन बनने के बाद शुरुआत में तो उसने जिम मालिक के कर्तव्यों का सामान्य रूप से पालन किया, लेकिन हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। चुनौती देने आने वाले किसी भी ट्रेनर के हारने पर सबरीना उसे गुड़िया में बदल देती थी और उससे खेलती थी। सबरीना के पिता निश्चित रूप से सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकते थे। भले ही उन्हें जिम से निकाल दिया गया हो, वे अक्सर जिम में इधर उधर घूमते रहते थे ताकि चुनौती देने आने वाले ट्रेनर को चेतावनी दे सकें। अगर किसी ट्रेनर को गुड़िया में भी बदल दिया जाए, तो भी सबरीना के पिता चुपके से उन्हें बचाने जाएंगे। आखिरकार, सैफ्रॉन जिम को पोकेमोन लीग द्वारा मान्यता प्राप्त थी। अगर ऐसा कुछ होता, तो उच्च अधिकारी निश्चित रूप से इस पर ध्यान देते। सबरीना के पिता नहीं चाहते थे कि उनके जिम का दर्जा रद्द हो जाए, इसलिए वे चुपचाप पर्दे के पीछे से ही अपना योगदान दे सकते थे। युवक, क्या तुम सैफ्रॉन जिम को चुनौती देने आए हो? इसी क्षण पीछे से एक आवाज आई। गैरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे हरे रंग की जैकेट और पीले रंग की टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। इस पहनावे में वह किसी मानव तस्कर जैसा लग रहा था, लेकिन यह आदमी बिल्कुल वही था जिसकी गैरी को तलाश थी, सबरीना का पिता। क्या आप मिस्टर काज हैं? गैरी ने पूछा। अरे, आप मुझे जानते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया। वह 2 साल पहले जिम लीडर के पद से सेवानिवृत्त हो चुका था। दरअसल, बाहर के लोग जिम लीडर को सबरीना ही समझते थे। इंटरनेट पर जानकारी के रिकॉर्ड मौजूद हैं। मैंने आपकी तस्वीर देखी है, गैरी ने कहा। काज को इसकी परवाह नहीं थी और उसने गंभीर चेहरे से सलाह दी, सैफ्रॉन जिम लीडर अब सबरीना है। मेरा सुझाव है कि आप उसे चुनौती न दें। काज ने यह नहीं बताया कि क्या होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो खबर फैलते ही पोकेमोन लीग निश्चित रूप से जांच के लिए किसी को भेज देगी। मिस्टर काज, मैंने सबरीना के जिम लीडर के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि आपको इस समस्या का सीधे तौर पर समाधान करना होगा। यह कोई हल नहीं है, गैरी ने कहा। क्या तुमने सबरीना को चुनौती दी है? काज ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात सैफ्रॉन जिम के एक प्रशिक्षु से हुई और मैंने उससे सैफ्रॉन जिम के बारे में कुछ बातें सीखी, गैरी ने बहाना ढूंढते हुए कहा। वक्ता अनजाने में बोलता है, लेकिन श्रोता जानबूझकर बोलता है। काज को इस बात पर पूरा यकीन था। क्योंकि सबरीना हाल ही में प्रशिक्षुओं के साथ बहुत सख्ती बरत रही है, इसलिए कई प्रशिक्षुओं ने जिम छोड़ दिया है, और सैफ्रॉन जिम की स्टेटस के बारे में दूसरों को बताना स्वाभाविक है। काज ने भौहें चढ़ाईं। अगर प्रशिक्षु के जिम छोड़ने की खबर फैलती है, तो पोकेमोन लीग निश्चित रूप से जांच के लिए किसी को भेजेगी।
अगर यह सच है तो सैफरॉन जिम पर न केवल प्रतिबंध लगेगा बल्कि सबरीना को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम कौन हो? काज एक वयस्क होने के नाते स्वाभाविक रूप से समझ गया कि गैरी में कुछ असामान्य है। एक ट्रेनर इस मामले पर ध्यान क्यों देगा? इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा नाम गैरी है, मैं पैलेट टाउन से हूँ। मैं इंडिगो पठार सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन सैफरॉन जिम की मौजूदा स्टेटस बैज इकट्ठा करने में मेरी प्रस्पीड को प्रभावित करेगी, गैरी ने कहा। सबरीना की अपनी समस्याएं तो हैं, लेकिन अगर आप उसे हराने की क्षमता रखते हैं तो वह आपको शर्मिंदा नहीं करेगी, काज ने कहा। श्रीमान काज, क्या आपको लगता है कि एक शक्तिशाली साइकिक टाइप पोकेमोन के साथ मिलकर सबरीना को आमने सामने की लड़ाई में हरा सकता है, बशर्ते कि अंतर बहुत बड़ा न हो? और जहां तक मुझे पता है, किसी पोकेमोन लड़ाई में साइकिक शक्ति का उपयोग करना एक फाउल माना जाना चाहिए। गैरी भोला नहीं है। कहानी में जब ऐश ने पहली बार सबरीना से लड़ाई की तो वह अब्रा सीधे कडाब्रा में विकसित हो गया। अब्रा में आक्रमण करने की कोई क्षमता नहीं है। काडाब्रा में विकसित होने के बाद ही यह आक्रमणकारी कौशल हासिल कर सकता है। उससे पहले ये दुश्मन का सामना होने पर बचने के लिए केवल टेलीपोर्ट का उपयोग कर सकता है। सबरीना का अब्रा भले ही उच्च स्तर का हो, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा से ज्यादा 20 के आसपास ही होगी। ऐश के साथ लड़ाई में अगर उसे विकास के लिए मजबूर भी किया जाए तो भी उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं होगी। वह थंडरबोल्ट को कंफ्यूजन से सीधे बांध भी सकता है। गैरी ने ट्रेनिंग के दौरान एक्सेगुटर पर भी इसका परीक्षण किया। वॉटोटल की वाटर गन का सामना करते हुए एक्सेगुटर के कंफ्यूजन से वाटर गन केवल हमले की दिशा से भटक गई। इसे पूरी तरह से वापस उछालना लगभग असंभव है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय पिकाचू का स्तर काफी ऊंचा था, निश्चित रूप से 30 से ऊपर, और पिकाचू की उम्र केवल 20 के आसपास थी, इसलिए पिकाचू के थंडरबोल्ट को बांधने के लिए कंफ्यूजन का उपयोग करना असंभव था। अगर ऐसा करना संभव भी हो जाए तो इसमें बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च होगी, जो कि एक बहुत ही लाभकारी रणनीति है। तो ये स्पष्ट है कि सबरीना ने चुपके से काडाब्रा की मदद के लिए साइकिक शक्ति का इस्तेमाल किया। चूंकि सबरीना ऐश से लड़ते समय भी साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करती थी, तो अन्य प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना तो स्वाभाविक ही था। इसे पोकेमोन की लड़ाई कहने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि चुनौती देने वाला सबरीना से लड़ रहा था। काज, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, काज के पास खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। सबरीना के पिता होने के नाते काज को सबरीना के बचपन से लेकर वयस्कता तक के अनुभवों का ज्ञान था। उसने 6 साल की उम्र में साइकिक शक्तियां सीखना शुरू किया था, और क्योंकि वह पोकेमोन से भी अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए उसने कभी पोकेमोन का प्रजनन नहीं किया। पिछली जिम लड़ाई वाकई वैसी ही थी जैसा गैरी ने कहा था। सबरीना ने जिम में अचानक एक पोकेमोन को भेजा और सबरीना ने चुपके से साइकिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस पोकेमोन को लड़ाई में मदद की। तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका क्या फायदा? सबरीना की मानसिक शक्तियां मुझसे कहीं आगे निकल चुकी हैं। अब मैं सबरीना का कुछ नहीं कर सकता, काज ने बेबसी से कहा। गैरी द्वारा पर्दाफाश किए जाने के बाद काज इस समय थोड़ा टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुशहाल परिवार में ऐसा क्या घट गया था जिसके कारण ये परिणाम हुआ। अपने सामने ऊसलेब बैठे उस व्यक्ति को देखकर यह कल्पना करना मुश्किल था कि वह अभी भी एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है। गैरी काज की मुश्किलों को समझ सकता था। सबरीना के इस तरह बनने में उसकी भी कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। सबरीना में भी कुछ कमियां थीं, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थी। इतनी कम उम्र में ही वह मानसिक शक्तियों का इस हद तक अध्ययन कर सकती थी कि अपने पिता को भी पीछे छोड़ दे। ये प्रतिभा वाकई बेहद चौंकाने वाली है। सबरीना ऐसी कब से हो गई? गैरी ने इशारों में पूछा। जब सबरीना 8 साल की थी तब अचानक वह SLAVE बड़ी ही न हो गई। उस समय मैं जिम और स्कूल में व्यस्त था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 2 साल पहले सबरीना ने अचानक मुझसे जिम लीडर का पद मांगा और मुझे जिम से निकाल दिया, काज ने कहा। सबरीना का स्वभाव अचानक क्यों बदल गया? क्या साइकिक का अभ्यास करते समय वह पागल हो गई? मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो क्या सबरीना में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है? खैर, उसके ठंडे स्वभाव को छोड़कर सबरीना के पास एक गुड़िया है जो बिल्कुल उसके बचपन जैसी दिखती है। काज ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि गुड़िया के प्रकट होने के बाद ही सबरीना में अचानक बदलाव आया है। गैरी बहुत परेशान था। आखिर काज एक तांत्रिक विशेषज्ञ था और उसी ने बातचीत को इस मुकाम तक पहुंचाया था, फिर भी समस्या की जड़ तक वह क्यों नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने एक बार अपने दादाजी से मानसिक शक्तियों के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि मानसिक शक्तियों वाले लोगों के व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव का संबंध इम्प्रिजन के अभ्यास से हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस सबरीना भी वैसी ही हैं, गैरी ने कहा। कैद करो। ये सुनकर काज के विचार तुरंत 10 साल पहले की ओर चले गए, जब सबरीना 6 साल की थी और अभी भी एक जीवंत और हंसमुख छोटी लड़की थी। एक मानसिक शक्ति प्राप्त करने वाली काज ने सबरीना को मानसिक शक्ति सिखाने का फैसला किया।
सबरीना ने उस समय अपनी अद्भुत मानसिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया और जल्द ही काज द्वारा सिखाई गई मानसिक शक्ति में महारत हासिल कर ली। उसके बाद सबरीना अक्सर साइकिक का अध्ययन करती थी। बाद में काज सैफ्रॉन जिम का जिम लीडर बन गया और उसे साइकिक स्कूल के मामलों को संभालना पड़ा, इसलिए उसने सबरीना को पढ़ाना छोड़ दिया और उसे खुद से किताबें पढ़ने और अध्ययन करने दिया और अपनी पत्नी को उस पर नजर रखने के लिए कहा। तब से काज हर दिन व्यस्त रहता था और उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। जब उसे होश आया तो सबरीना उसके सामने खड़ी थी और उससे जिम लीडर और प्रिंसिपल का पद छोड़ने के लिए कह रही थी। उस समय काज को ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे लगा कि सबरीना बस उस पर नखरे दिखा रही है। लेकिन जब सबरीना ने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति दिखाई, तब काज को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। क्या सबरीना की समस्या गुड़िया से संबंधित है? काज ने हैरानी से पूछा। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, गैरी ने हाथ हिलाते हुए कहा। काज ने भौहें चढ़ाकर सोचना शुरू किया। गैरी चुपचाप एक तरफ खड़ा था। उसने हर संभव संकेत दे दिया था। अगर काज को समस्या दोबारा याद नहीं आ रही थी, तो कोई और रास्ता नहीं था। कुछ मिनट बाद, गैरी, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, काज ने गंभीरता से कहा। यह मदद थोड़ी खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। श्री काज मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? गैरी ने पूछा। मुझे लगता है कि जब सबरीना साइकिक सीख रही थी और मानसिक हेरफेर करना सीख रही थी, तब उसे अपने व्यक्तित्व को एक गुड़िया में बदल देना चाहिए था, काज ने कहा। ये शब्द सुनते ही गैरी के सिर में झुंझुनी सी होने लगी। दिमाग का इस्तेमाल करके लक्ष्य को नियंत्रित करना कितना भयानक तांत्रिक है। यह अपने विचारों को अलग करने और उन्हें प्राणियों पर लागू करने की क्षमता है। सबरीना को इसे किसी किताब में देखना चाहिए था और स्व अध्ययन में उससे गलती हो गई होगी, काज ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? गैरी ने पूछा। सबरीना के बगल में रखी गुड़िया को नष्ट कर दो और सबरीना सामान्य हो जाएगी, काज ने कहा। गैरी बहुत खुश था। काज को आखिरकार समझ आ गया। मूल कथानक के विकास के अनुसार हॉन्टर ने गलती से गुड़िया को नष्ट कर दिया था और सबरीना सामान्य हो गई थी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? गैरी ने पूछा।